दोस्तों आइए पढ़ेंगे बहुत ही प्यारे तरीके से आज थेल्स थ्योरम को, मतलब हिंदी में थेल्स प्रमेय को। ठीक है, तो उसको समझने के लिए पहले आप जान लीजिए कि किसी भी थ्योरम को आप कितने चरण में, कितने टर्म्स में आप उसको प्रूव कीजिएगा। तो पहला टर्म हम क्या लेंगे, उसमें जो होगा एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, एक कथन दिया रहेगा, तो उसको हम पहले लिख लेंगे उसका गिवन, मतलब उसमें जो जो चीज़ दिया रहेगा। इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो गिवन लिखिए, हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिखिए दिया है। ठीक है, उस स्टेटमेंट में हमारा क्या क्या दिया हुआ है सो हम पहला टर्म में लिख लेंगे। फिर दूसरा टर्म में हमको प्रूव क्या करना है, ठीक है, वो लिख लेंगे, टू प्रूव दैट लिख लेंगे। ठीक है, सेकेंड टर्म, मतलब अगर अंग्रेजी में लिखते हैं तो टू प्रूव दैट लिखिए, अगर हिंदी में लिखते हैं तो लिखिए साबित करना है या सिद्ध करना है। ठीक, साबित करना है, क्या साबित करना है सो लिख लेना है सेकंड में। फिर उसके बाद तीसरा नंबर में हमको क्या करना है, अगर उतना चीज़ हमको दिया हुआ है, अगर उससे हमको उसको प्रूव करना संभव नहीं है तो हम करते हैं कुछ कंस्ट्रक्शन, कुछ रचनाएं, तो उनको पहले लिख लेंगे, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे थर्ड नंबर में। कंस्ट्रक्शन मतलब रचना, अगर उतना से हमको प्रूव नहीं हो पाता है तो हम करते हैं कुछ काल्पनिक रचना उसमें अपने मन से, जिससे हम उसको प्रूव कर सके, उसको साबित कर सके। ठीक है, तो 4 नंबर में लास्ट हमको क्या करना है, उसके बाद प्रूफ लेना है कि इसमें जो है हमारा सबूत क्या क्या है, प्रूफ क्या क्या है। ठीक है, तो प्रूफ ले लेंगे, प्रूफ इसको लिखना होगा हिंदी, तो इसको लिखेंगे हिंदी में प्रमाण। ठीक है, तो इस 4 चरणों में हम किसी भी थ्योरम को प्रूव करेंगे। पहले से अब कोई भी थ्योरम हो 4 टर्म उसमें होना ही होना है। पहले तो हम उसमें गिवन लिख देंगे, फिर उसके बाद टू प्रूव दैट लिख लेंगे, उसके बाद उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो लिख लेंगे, उसके बाद प्रूफ उसका लेके हम उसको प्रूव करेंगे थ्योरम को। तो देखिए दोस्तों, इस थ्योरम से जो है आपके मैट्रिक के एग्जाम में लगभग 2 क्वेश्चन होने वाले हैं, 5 नंबर या 7 नंबर के 2 क्वेश्चन, अथवा में और करके देगा, 2 में से किसी एक को बनाना है। तो इस चैप्टर को आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो 5 से 7 नंबर आपका फिक्स है। ठीक है, तो चलिए आज बहुत ही प्यारे तरीके से समझते हैं थेल्स थ्योरम को कि उसका स्टेटमेंट क्या कहता है और उसका फिगर कैसा बनेगा और उसको प्रूव कैसे करेंगे। सारी बातों को एकदम डिटेल्स में अच्छे से समझेंगे। फिर उसके बाद उसका कुछ एग्जाम्पल, उस पर आधारित कुछ प्रश्न बनाएंगे, उस पर आधारित कुछ प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए, तो दोस्तों आ गए हैं हम अपने थ्योरम पे, हम अपने प्रमेय पे। क्लास 10 की चैप्टर 6 की फर्स्ट थ्योरम हमारा क्या है, आधारभूत अनुपातिकता का प्रमेय, जिसी को कहते हैं थेल्स प्रमेय। तो उस थेल्स प्रमेय में हमारा कहता क्या है, अगर यहाँ आपको फ्रेश नहीं दिखाई दे रहा तो आपको डिस्प्ले में नीचे अवेलेबल करा दिए हैं, तो वहाँ देख लीजिए। तो हमारा थ्योरम कह रहा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटती है, वे बिंदु जो हैं भुजाओं को क्या करते हैं, समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो इसको आप फिगर से समझिए। जैसे मान लीजिए ABC एक हम त्रिभुज ले लिए, उसमें हम क्या करते हैं, BC भुजा के समांतर एक रेखा DE खींच लिए, और वो जो DE रेखा होगा अन्य 2 भुजाओं को, मतलब जिसके समांतर लिए हैं उसको छोड़ के अन्य जो 2 भुजा बचेगी उसको जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, जिस बिंदु पर काटेगी, वो बिंदु जो होगा सो हमारा उस भुजाओं को क्या करेगा, समान अनुपात में विभाजित करेगा। अगर ये 1/2 में काटता है तो ये भी हमारा 1/2 में ही काटेगा। तो हमारा दिया हुआ क्या सब है इसमें, फर्स्ट हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन तो नहीं देखेंगे लेकिन फिर मतलब इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ, एक तरह से इसको प्रूव करना। तो फर्स्ट टर्म हम क्या देखेंगे, गिवन, मतलब दिया हुआ है। हमारा क्या क्या दिया हुआ है कि मतलब त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC में क्या किए हैं हम, भुजा BC के समांतर एक DE रेखा खींचे हैं, मतलब BC समांतर क्या है, DE है, तथा DE रेखा जो है AB को किस बिंदु पर काट रही है, D बिंदु पर, और AC को काट रही है E बिंदु पर। तो तथा DE रेखा जो है उस वो जो है AB बिंदु को हमारा किस बिंदु, AB को किस बिंदु पर काट रहा है, AB को क्या काट रहा है, D बिंदु पर काट रहा है, और AC को हमारा E बिंदु पर काट रहा है, तथा AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, काटती है। ठीक है, पहला टर्म तो हमने कर लिया कंप्लीट, गिवन। अब इसके बाद हमको प्रूव क्या करना है कि ये जो है उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो चलिए दूसरा टर्म भी इसका देख लेते हैं। दूसरा टर्म क्या है, टू प्रूव दैट, टू प्रूव दैट हमको साबित क्या करना है, साबित करना है कि ये समान अनुपात में विभाजित करेगी। अगर AD हमारा और AD/DB जितना रहेगा उतना ही हमारा AE/AC होगा। समान अनुपात में विभाजित करने का मतलब यही हुआ, मतलब हमको प्रूव करना है AD/DB बराबर AE/EC।
तो अब देखिए तीसरा टर्म आता है हमारा कंस्ट्रक्शन। तो आपको इतना फिगर देखने से आपको क्या लगता है कि आप ये साबित कर पाएंगे? तो नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए करेंगे हम कुछ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको आवश्यकता होती है त्रिभुज की ऊंचाई की, त्रिभुज के शीर्षलंब की। तो वो त्रिभुज का शीर्षलंब हम बनाएंगे और 2 त्रिभुज बना लेंगे। तो चलिए आइए कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन, फिर समझाते हैं आपको। तो दोस्तों देखिए यहाँ हमने किए हैं कुछ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है कि मतलब इसमें एक शीर्षलंब खींच लिया है हमने। इस त्रिभुज के लिए एक शीर्षलंब बना लिया है DN और इधर वाले त्रिभुज के लिए हमने एक शीर्षलंब बना लिया है EN। देखिए हमारा इसमें 2 तरह का त्रिभुज का कंस्ट्रक्शन में बना है। एक बना है DEB, एक ये त्रिभुज बना है, और एक बना है DEC, एक ये त्रिभुज बना है। तो देखिए आपको इस त्रिभुज में DEB का जो है हमारा हाइट क्या हो जाएगा, उसका शीर्षलंब क्या हो जाएगा। ये त्रिभुज हमारा बन रहा है कुछ इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप का त्रिभुज बन रहा है, उसको अगर सीधा करते हैं इधर तो इस टाइप का त्रिभुज बन रहा है। तो इस त्रिभुज का जो हमारा ऊंचाई होगा, शीर्षलंब होगा, वो क्या होगा? तो होता है कि त्रिभुज का आधार जो होता है उसके आधार और उसका जो सबसे ऊपरी शीर्ष होता है उससे हम उसका सीधे शीर्षलंब लेते हैं, सीधे उस पर लंब डालते हैं। तो वही जो हाईएस्ट ऊंचाई होती है हमारी, बस वही हमारे त्रिभुज का हो गया शीर्षलंब। तो इस त्रिभुज ABC है, जैसे मान लीजिए ABC, तो इसका हमारा हाइट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इस पर हम शीर्षलंब डालेंगे, मतलब उस पर हम लंब डालेंगे, ऊपरी शीर्ष से उस आधार पर हम लंब डालेंगे, तो वही हो गया हमारा ऊंचाई। तो यहाँ पर मान लीजिए D है, तो ये D आपका जो है त्रिभुज ABC का ऊंचाई हो जाएगा। उसी तरह से हम यहाँ DEB का ऊंचाई लिए हैं, क्या? EM लिए हैं। यही आधार इसका आगे बढ़ते चला गया और उसका ऊपरी शीर्ष हमारा E हो गया, E से M लिए, मतलब त्रिभुज DEB का ऊंचाई हमारा क्या हो जाएगा? EN हो जाएगा। उसी तरह से त्रिभुज DEC का हमारा ऊंचाई क्या हो जाएगा? DN हो जाएगा। तो समझ लिया आपने। तो आइए इसका कंस्ट्रक्शन जो सब हम किए हैं सो लिख लेते हैं। 3rd नंबर हमारा क्या लिखना होगा? कंस्ट्रक्शन। 3rd नंबर कंस्ट्रक्शन मतलब रचना। कंस्ट्रक्शन क्या किए हैं इसमें हम, मतलब D से जो है हम AC बिंदु पर, AC भुजा पर लंब डाले हैं। D से AC भुजा पर लंब डाले हैं, कौन सा? DN। तो D से भुजा AC पर क्या? DN लंब डाले हैं, ठीक है। DN और तथा और बिंदु E से, बिंदु E से किस भुजा पर? AB भुजा पर। AB भुजा पर क्या लिए हैं? लंब लिए हैं। AB भुजा पर कौन सा लंब लिए हैं? EM लंब लिए हैं। EM लंब डाला गया है और उसके बाद हम क्या किए हैं कि B को E से मिला दिए हैं और D को C से मिला दिए हैं। इस तरह से हमारा हो गया इसमें 2 त्रिभुज, ठीक है। तथा D को किससे? C से और B को E से मिला दिया गया। D को C से और B को E से मिलाया गया। तो कंस्ट्रक्शन हमारा इतना ही हुआ है कि मतलब D से भुजा AC पर क्या किए हैं? DN लंब डाले हैं और बिंदु E से जो है भुजा AB पर EM लंब डाले हैं और क्या किए हैं? D को C से मिला दिए हैं, B को E से मिला दिया। जितना कंस्ट्रक्शन हम किए हैं हमने लिख दिया उसको। अब हमारा लास्ट पर टर्म बच रहा है कौन सा? प्रमाण, मतलब उसका जो प्रूफ होता है सो। तो चलिए उसको भी करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से। तो इतना आप नोट कीजिए, इतना तक उम्मीद करते हैं समझ लिए होंगे। तो चलिए समझते हैं इसका प्रमाण कैसे करेंगे। तो दोस्तों अब देखना है हमको लास्ट एंड फाइनल टर्म हमारा क्या होता है? प्रूफ। इसमें हम प्रूफ देखेंगे कि हमारा सबूत क्या क्या है, हमारा प्रमाण क्या क्या है, और उसको देख के हम उसको प्रूव करेंगे, ठीक है। तो प्रूफ में हमको लेके क्या चलना होगा? इधर एक लेफ्ट साइड से चलते हैं, तो लेफ्ट साइड से हमको कौन सा त्रिभुज बन रहा है? DEB बन रहा है और एक AEC बन रहा है, ठीक है। तो त्रिभुज AEC एक ये वाले त्रिभुज में और एक छोटे वाले त्रिभुज DEC जो हम रचना करके कंस्ट्रक्शन करके बनाए थे, तो उसमें चलना है। तो चलिए दोनों का एरिया को हम निकाल पड़ना। त्रिभुज बड़का वाला ABC में क्या क्या है? त्रिभुज ABC में चलेंगे, ठीक है। उसमें हमको क्या क्या लेना है? एक ये छोटा वाला त्रिभुज लेना है और एक लेफ्ट साइड वाला लेना है। दोनों का क्या लेंगे? क्षेत्रफल लेंगे। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, मतलब त्रिभुज ADE ऊपर वाला जो ये छोटा सा त्रिभुज है उसका एरिया लेंगे। फिर उसके बाद हम DEB का एरिया लेंगे नीचे में। एरिया ऑफ क्या लेंगे? त्रिभुज DEB, ठीक है।
तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, ADE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड से ले रहे हैं तो हमारा आधार क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, और इस त्रिभुज DB का मतलब DEB का आधार क्या हो जाएगा, हमारा DB हो जाएगा। लेफ्ट साइड से लेके चल रहे हैं तो हमारा ADE का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 1/2 गुने आधार क्या हो जाएगा, हमारा AD हो जाएगा, AD, और उस पर जो डाला गया शीर्ष लंब है उसका जो ऊंचाई है वो क्या होगा, हमारा EN हो जाएगा। उसी आधार पर जो ऊपरी शीर्ष से जो लंब डाला गया है वही होता है हमारा ऊंचाई, मतलब EM हो जाएगा, ठीक है। और नीचे वाला त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल क्या होगा, DEB, ये जो छोटा सा त्रिभुज इधर से बनाए हैं उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 1/2 तो रहेगा ही, और AD इसका आधार क्या होगा, हमारा BD हो जाएगा, BD या DB लिखिए, गुने उसके बाद इसका शीर्ष लंब क्या होगा, ये त्रिभुज का भी शीर्ष लंब हमारा EM होगा, ठीक है, EM ही होगा। अब देखिए इसमें हमारा कैंसिल क्या क्या हो रहा है, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो रहा है, उसके बाद EM से EM कैंसिल हो रहा है, तो ये हमारा किसके बराबर हो गया, AD बट्टा BD को आप DB भी लिखिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और उसके बाद चलेंगे दोबारा चलेंगे तो हमको क्या लिखना होगा, पुनः या अगेन लिखना होगा। अगेन मतलब होता है दोबारा। अब दोबारा हम क्या चलेंगे, राइट साइड से लेके चलेंगे। एक बार इधर का त्रिभुज में इधर वाले साइड को हम आधार लेके चले हैं, एक बार उधर वाले को आधार लेके चलेंगे। तो इधर वाले में भी लेके चलेंगे तो एक त्रिभुज तो हमारा ADE बन रहा है, ADE बना, फिर दूसरा त्रिभुज हमारा DEC बन रहा है। तो दोनों में चलेंगे तो त्रिभुज किस में चलेंगे, ADE में, और त्रिभुज DEC में चलेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, एरिया ऑफ निकालेंगे, किसका, ADE का निकालेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बट्टा क्या लेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। अब दोनों का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, ADE का क्षेत्रफल तो वही जो हुआ था वो होगा, लेकिन अगर आधार हम चेंज कर रहे हैं तो हमारा शीर्ष लंब भी हो जाएगा चेंज। तो 1/2 गुने, इसमें हम आधार ले रहे हैं किसको, AE को, राइट साइड से चल रहे हैं, AE को आधार लिया हमने, तो हमारा ऊंचाई क्या हो जाएगा, DN हो जाएगा बट्टा। और इस छोटे वाले त्रिभुज में चलते हैं तो त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2, और आधार हमारा क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा, EC हो जाएगा। और उसके बाद उसका शीर्ष लंब, इस त्रिभुज का शीर्ष लंब भी हमारा DN ही होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हम शीर्ष लंब के बारे में भी समझा दिए, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो चलिए अब इसको, इसमें हमारा कैंसिल क्या क्या हो रहा है, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो रहा है, DN से DN कैंसिल हो रहा है, तो ये हमारा बराबर आ रहा है AE बट्टा EC के। इसको हम मान लेंगे सेकेंड इक्वेशन। तो देखिए अब यहाँ पे बात आती है आपको क्लास 9th की। क्लास 9th में आपने एक चीज़ पढ़ा होगा कि दो त्रिभुज जब एक ही आधार पर स्थित हो और दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो उस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ देखिए कंस्ट्रक्शन में आपने बनाया था BDE त्रिभुज बनाया था और एक DEC त्रिभुज बनाया था। तो इस दोनों त्रिभुज में आपको क्या लग रहा है, ये दोनों त्रिभुज जो है हमारा एक ही भुजा DE पर स्थित है, मतलब BDE में एक भुजा DE है और DEC में भी एक भुजा DE है। तो दोनों में एक भुजा तो कॉमन आई हमारी DC, और ये DE जो है हमारा क्या है, BC के समांतर है, मतलब दो समांतर रेखाओं के मध्य में स्थित है, दो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। तो क्या होगा, हमारा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और DEC का क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो चलिए इन्हीं चीज़ों को लिखना है हमको, क्लास 9th में जो पढ़े थे बहुत ही प्यारे तरीके से। तो लिखेंगे क्या, चूँकि त्रिभुज जो है हमारा BDE और DEC जो है एक ही आधार DE पर स्थित है, ठीक है। चूंकि त्रिभुज कौन कौन सा त्रिभुज है, BDE है तथा त्रिभुज कौन कौन सा है, एक DEC है तथा BDE तथा त्रिभुज DEC क्या है, एक ही आधार DEC एक ही आधार क्या है, DE पर स्थित है, एक ही आधार DE पर स्थित है, ठीक है। और क्या है, दो समांतर रेखाओं कौन कौन सा है, DE है समांतर, BC है समांतर। अब दोनों समांतर कैसे हैं, हमारे स्टेटमेंट में ही कह दिया कि दोनों समांतर होगी। BC के समांतर हम DE खींचे थे, BC के समांतर जब हम DE खींचे थे तो दोनों रेखा तो समांतर होगी ही ना। तो इस दो रेखाओं तथा क्या लिखेंगे, दो रेखाओं के समांतर तथा दो समांतर रेखाओं, ठीक है, तथा दो समांतर रेखाओं, कौन कौन रेखा है समांतर, DE और BC, इसी दोनों के बीच में स्थित है। दो समांतर रेखाओं DE तथा BC के
मध्य स्थित है। मध्य स्थित है मतलब बीच में स्थित है। तो इस थ्योरम से, इस बात से हमारा क्या हो सकता है, इस त्रिभुज, दोनों त्रिभुज जो होंगे उसके बीच में स्थित दोनों का क्षेत्रफल होगा आपस में बराबर। तो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। ये जो बात हमको यहाँ पर मिला था कि एक ही आधार पर स्थित है, DE आधार पर दोनों त्रिभुज स्थित है और दो समांतर रेखाओं DE और BC के बीच स्थित है, तो इससे हो गया हमारे दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। तो चलिए इससे होने वाला है हमको बहुत हेल्प, इसको करते हैं साफ और इसके आगे का बात देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा फर्स्ट इक्वेशन जो था दिया हुआ उसका यूज़ होने वाला है और हमारा सेकंड इक्वेशन जो हम बनाए थे उसका भी यूज़ होने वाला है। तो उस दोनों को हम लिख लेते हैं। पहले क्या था हमारा फर्स्ट इक्वेशन, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा था, BDE था, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE था। इस दोनों का रेशियो हमारा क्या आया था, AD बट्टा DB आया था, AD बट्टा DB आया था। ये हमारा क्या था, फर्स्ट इक्वेशन था। और सेकंड इक्वेशन हमारा क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC और क्या आया था, AE बट्टा EC आया था। ये था हमारा सेकंड इक्वेशन। तो देखिए हमारा जो यहाँ इस दोनों का क्षेत्रफल हो गया है बराबर, तो हम इक्वेशन 2 से चलेंगे, इक्वेशन सेकंड से चलेंगे, ठीक है। तो इसमें जो हमारा DEC है, तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका भी क्या करना है। त्रिभुज ADE और बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज जो है हमारा DEC का है, तो ये दोनों तो क्षेत्रफल आपस में है बराबर। तो हम DEC के जगह पे हम BDE तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों तो इक्वल हैं। हम कुछ भी लिखें इस दोनों में से, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के जगह पर हम क्या BDE लिख सकते हैं, BDE लिख दिया हमने। ये भी क्या हो जाएगा हमारा AE बट्टा EC के बराबर, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं थर्ड। तो अब क्या करना है हमको, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड दोनों को साथ लेके चलेंगे। इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से आपको एक बात तो पता होगा कि किसी भी दो इक्वेशन में अगर हमारा LHS अगर दोनों में सेम है तो हमारा RHS दोनों का क्या होगा, सेम होगा। अगर नहीं होगा तो हम उसको सेम कर देंगे, हर हाल में हमको सेम करना होगा। तो इसमें क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट में और इक्वेशन सेकंड में देखिए हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE आ रहा है बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE आ रहा है, और इक्वेशन थर्ड में हमारा भी वही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। दोनों का LHS सेम है तो हम क्या करेंगे, RHS को सेम कर देंगे। LHS सेम तो RHS हमारा क्या हो जाएगा, AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। तो हमको प्रूव करना था शायद यही, आपके हम सेकेंड टर्म में क्या लिखाए थे कि टू प्रूव दैट, प्रूव करना है। आप वहाँ देखिए ज़रूर यही होगा, तो हमको यही प्रूव करना था। तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड। तो इसको तो कर लिया हमने बहुत ही अच्छे से प्रूव। अब सीधी सी बात, आपको याद सिर्फ इतना रखना है कि जब एक ट्रायंगल में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाएगी तो AD और DB और AE और EC दोनों का जो रेशियो होगा सेम है। हम अपना क्या कहते हैं, कॉलरी देखने के लिए, ठीक है, मतलब उस प्रमेय से रिलेटेड उसका कुछ परिणाम है उसको समझते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा कहता है कि त्रिभुज ABC में भुजा BC की समांतर एक रेखा खींची गई है। भुजा BC हमारा ये है, इसके समांतर एक रेखा DE खींची गई है जो AB और AC को क्रमशः D और E बिंदु पर काटती है, ठीक है। तो हमको सिद्ध करना है AB बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। हम थेल्स प्रमेय में क्या सिद्ध किए थे, थेल्स थ्योरम में सिद्ध किए थे AD बट्टा DB, लेकिन हमको यहाँ सिद्ध करना है AB बट्टा DB सिद्ध करना है, ठीक है। AB मतलब हुआ हमारा पूरा भुजा और DB हुआ ये छोटा वाला भुजा। हम उसमें रेशियो निकाले थे इस छोटी भुजा का और इस छोटी भुजा का, लेकिन यहाँ इस बड़ी भुजा का और इस छोटी भुजा का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो इसको भी बहुत ही ईजी तरीके से करेंगे। तो आइए इसका देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन फर्स्ट में, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा है, इसमें क्या दिया हुआ है, हमारा गिवन है। पहले तो आप गिवन लिख लीजिए कि गिवन आपका क्या हुआ कि त्रिभुज हमारा क्या है, ABC है। इसमें हमारा क्या दिया हुआ है कि BC जो है समांतर है किसके, DE के, दिया हुआ है। तो ये हमारा है गिवन, हमको प्रूव करना है ये AB बट्टा DB और AE बट्टा EC। तो जब हमारा दे दिया है कि BC समांतर DE है तो थेल्स प्रमेय से हम लिख सकते हैं इसकी इस छोटी भुजा का इस छोटी भुजा का रेशियो, मतलब AD बट्टा DB बराबर होगा AE बट्टा EC के। ये हमने कैसे लिख दिया, ये हमने लिखा थेल्स प्रमेय से, ठीक है। तो आप पिछली वीडियोज में जाकर देख लीजिए, थेल्स प्रमेय
बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए हुए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बताए हुए हैं। तो यहाँ से लिख लिया हमने, लेकिन हमको लाना है ए बी बट्टा डी बी। नीचे वाला तो हमारा आ गया दोनों टर्म, लेकिन ऊपर वाला नहीं आया। ऊपर में हमारा है ए डी, ठीक है, लेकिन हमारा लाना है ए बी, मतलब पूरी भुजा, मतलब ए डी में हम इस डी बी को जोड़ेंगे तभी हमारा ए बी आएगा। तो उसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों में एक एक जोड़ देंगे, दोनों साइड अगर एक एक हम जोड़ते हैं तो ऐसा होता है कुछ, ए डी बट्टा डी बी प्लस 1 बराबर ए ई बट्टा ई सी प्लस 1। देखिए प्लस वन दोनों साइड किए तो हमारा कैंसिल हो गया। फिर पहले जैसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इस पे, तो इसका आप सोल्यूशन करेंगे। नीचे में एलसीएम लेने पे डीबी हो जाएगा, ऊपर में ए डी प्लस डी बी होगा, ठीक है। इसमें भी एलसीएम लेने पे वही बात, ए ई प्लस ई सी होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ फिगर में आप ए डी और डी बी दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा पूरा ए बी आ जाएगा, ए बी आ गया, और नीचे में तो डी बी है तो डी बी रहेगा ही। उधर देखिए फिर ए ई और ई सी दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा ए सी आ जाएगा, तो हमारा ए सी आ गया, ए सी बट्टा ई सी। यही था प्रूव करना, तो पहला हमने कर लिया प्रूव। तो आइए अब देखते हैं सेकेंड। तो दोस्तों अब देखिए हमारा सेकंड नंबर में क्या प्रूव करना है। सेकंड नंबर में प्रूव करना है ए डी बट्टा ए बी। ए डी तो हमारा ऊपर वाला जो है वो तो छोटी भुजा है, छोटा टर्म है ही, नीचे वाला को हमको पूरा लाना है, ठीक है। तो बस वही करना है। हमारा गिवन क्या है, गिवन है हमारा कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई जो है समांतर बी सी के हैं, डी ई समांतर बी सी है, ठीक है। तो इससे हम लिख सकते हैं इसको ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी। किस चीज़ से लिख सकते हैं हम लोग, थेल्स थ्योरम से, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद हमको क्या करना है, नीचे वाले टर्म को हमको पूरे ए बी के बराबर लाना है। तो इसको हम करते हैं क्या, पलट देते हैं। सब में हम दोनों साइड हम एक से भाग दे देते हैं। तो एक से भाग देने पे क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हमारा पलट जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला आएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ई सी बट्टा ए ई। तो अब हम क्या करेंगे, बस वही काम करना है, जोड़ देना है दोनों तरफ एक से, डी बी बट्टा ए डी प्लस 1 कर देंगे, और इधर भी ई सी बट्टा ए ई प्लस 1 कर देंगे। इसको सॉल्व करने पे क्या आता है हमारा, ए डी बट्टा डी बी प्लस ए डी आ रहा है। इधर जोड़ने पे क्या आ रहा है हमारा, एलसीएम ए ई आता है, और दोनों को जोड़ने पे ई सी प्लस ए ई आ रहा है। अब फिगर में आप देखिए डी बी और ए डी को जोड़ने पे हमारा क्या आ रहा है, डी बी को और ए डी को जोड़ने पे हमारा पूरा ए बी आ रहा है। तो मतलब हम ऊपर में लिख देंगे क्या, ए बी बट्टा ए डी बराबर ई सी, और ए ई को जोड़ने पे क्या आ रहा है हमारा, ए सी आ रहा है पूरा। तो लिख दिया हमने ए सी बट्टा ए। तो अब हम जैसे इसको फ्रैक्शन को यहाँ पे पलटे से एक से भाग देते तो पुनः फिर एक से भाग दे देंगे, तो हमारा ये पलट जाएगा। क्या आ जाएगा, ए डी बट्टा ए बी बराबर ए ई बट्टा ए सी। तो यही हमको था प्रूव करना, तो ये भी हो गया हमारा प्रूव। तो फ्रेंड्स आइए अब फटाफट से देखते हैं एक एग्जाम्पल किस थ्योरम पे हमारा किस टाइप का क्वेश्चन हो। तो दोस्तों आ गए हैं हम थेल्स थ्योरम के एग्जाम्पल पे। तो उसका एग्जाम्पल किस टाइप का हो सकता है कि एक आकृति दे दिया है हमको, ठीक है, ये फिगर दे दिया है हमको, इसमें दिया हुआ है कि BC समांतर क्या है, DE के है, ठीक है, DE समांतर है BC के, और हमारा 3 चीज़ का वैल्यू दे दिया है और एक चौथे चीज़ का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हमारा AD बराबर मतलब इस भुजा की लंबाई कितना दे दिया, 2 सेंटीमीटर दे दिया, और DB का हमारा वैल्यू कितना दे दिया, 3 सेंटीमीटर, और यहाँ AE का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, AE का वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर, और हमको क्या निकालना है, EC, हमको ये वैल्यू निकालना है, और AC का वैल्यू मतलब ये पूरे की लंबाई निकालना है। तो इसको आप x मान लीजिए, ठीक है, तो आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ से देखते हैं सॉल्यूशन में हमारा क्या दिया हुआ है। सॉल्यूशन में दिया हुआ है गिवन हमारा क्या है, गिवन जो रहेगा सो पहले लिख लीजिए। त्रिभुज हमारा क्या है, ABC है, इसमें क्या है हमारा DE किसके समांतर है, BC के समांतर है। तो ये तो आप पहले लिख लीजिए। तो जब ये दोनों समांतर है DE और BC, एक वृत्त है कि समांतर हमारा DE खींचा हुआ है, तो थेल्स प्रमेय से हम एक चीज़ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसीलिए हम लिख सकते हैं AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC लिख सकते हैं। कहाँ से लिखा हमने, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स थ्योरम से, ठीक है। तो यहाँ से आप करना कुछ नहीं है, बस सभी का वैल्यू आपको पुट कर देना। AD बराबर हमारा क्या दिया हुआ था, 2 सेंटीमीटर, DB बराबर 3 सेंटीमीटर, AE बराबर क्या था हमारा 5 सेंटीमीटर था, और EC को हम क्या मान लिए थे, x मान लिए थे, ठीक है। तो यहाँ से अब हम बहुत ही आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x हो जाएगा, इसको 3 को 5 से गुना करेंगे तो हमारा 15 आ जाएगा। यहाँ से हमारा x का वैल्यू क्या आ गया, 15/2, 15/2 भाग देने पे हमारा दशमलव में अगर लाएंगे तो 7.5 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारा A का सॉल्यूशन हो गया।
ए का सॉल्यूशन हुआ। EC हमारा निकला है, यहाँ EC को हम क्या माने x, ठीक है। तो अब हम देखेंगे B का सॉल्यूशन। B में क्या है, AC बराबर वाट है। तो AC बराबर हम क्या लिख सकते हैं, AC बराबर हम देखिए अब AE को और EC को जोड़ देते हैं तो हमारा AC पूरे भुजा की लंबाई आ जा रही है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ऐसे AE प्लस EC, ठीक है। तो AC का वैल्यू हमारा AE कितना 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और EC हमारा कितना वैल्यू निकला था 7.5 सेंटीमीटर। दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 12.5 सेंटीमीटर आ रहा है। तो इस तरह का एग्जाम्पल आपका हो सकता है। तो इसी तरह आपको सोल्यूशन करना है। तो आइए एक और टाइप का एग्जाम्पल। तो दोस्तों आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल में कहता क्या है और ये किस टाइप का क्वेश्चन है। दूसरा एग्जाम्पल हमारा बस उसी टाइप का क्वेश्चन है और इसमें जो है हमारा चारों रेशियो का जो है लंबाई दे दिया है, ठीक है। त्रिभुज ABC में हमारा DE समांतर है BC के, बात वही है। और हमारा जो है AD का वैल्यू क्या दे दिया 4x - 3 दे दिया है। AE का वैल्यू मतलब उधर वाले छोटे रेशियो का 8x - 7, DB का वैल्यू 3x - 1 और EC का वैल्यू 5x - 3। तो हमको क्या करना है, यहाँ से x का वैल्यू निकालना है कि हमारा x का वैल्यू क्या होगा। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। इसमें भी वही दिया हुआ है, गिवन सेम है इसमें भी। क्या है, त्रिभुज ABC में DE समांतर है किसके, BC के। DE समांतर BC है। तो इससे हम एक थेल्स थ्योरम से ले सकते हैं कि मतलब उसका जो भुजाओं का अनुपात होगा वो समान होगा। मतलब AD बट्टा DB जो होगा वो AE बट्टा AC के बराबर होगा। ये किससे हम लिए, थेल्स थ्योरम से, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं अब इसके बाद यहाँ क्या करेंगे, AD और सभी का वैल्यू हम पुट कर देंगे तो यहाँ से x का वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा। तो AD का वैल्यू क्या है 4x - 3 है और DB का वैल्यू हमारा कितना है 3x - 1 है, 3x - 1 है। और उसके बाद AE का वैल्यू हमारा क्या है, AE का वैल्यू है 8x - 7, ठीक है। और उसके बाद हमारा EC का वैल्यू है 5x - 3। बहुत ही इजी तरीके से हमने इसको पुट कर लिया। आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4x - 3 को गुना करेंगे 5x - 3 से, मतलब 4x - 3 इंटू 5x - 3 और फिर गुना करेंगे इस दोनों को आपस में, मतलब 3x - 1 इंटू 8x - 7, ठीक है। अब गुना करते हैं इसको आपस में तो कितना हो जाएगा, 5 चौका 20x² हो जाएगा और इसको इससे गुना करेंगे तो -12x होगा। फिर इसको इससे गुना करते हैं तो -15x होता है और इस दोनों का आपस में गुना करेंगे +9 होगा। इधर वाले को गुना कीजिए आप 24x ± 21x प्लस माइनस को गुना करेंगे तो -8x आ जाएगा और +7 आ जाएगा। अगर इस टाइप का गुना में भी आपको कोई दिक्कत होता है, इसके लिए भी एक बेहतर वीडियो हम बहुत ही अच्छे से लगभग 30-35 मिनट का वीडियो बना चुके हैं। तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखें। तो 20x² होगा ये और x वाले टर्म को आपस में जोड़ लीजिए, ठीक है। तो -12 और -15 -27x हो जाएगा ये, +9 होगा बराबर। इधर 24x तो है ही और ये दोनों माइनस में है तो ये भी -29x हो जाएगा +7। अब क्या करेंगे, चर वाले समान घात वाले चर को एक साथ ले आते हैं। तो इधर 20x² प्लस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में। तो 24x² और -20x² कितना हो रहा है हमारा 4x² हो जाएगा और इधर माइनस में 27x है, इसको भी उधर ले जाते हैं तो प्लस में 27x हो जाएगा, ठीक है। इधर माइनस में 29x है और प्लस में 27x, -2x होगा -2x होगा, +9 है इधर जाके -9 हो जाएगा। तो 7 में से 9 गया तो -2 बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इस साइड वाला तो सभी चीज़ को हम उठा के ले गए उधर, तो इधर क्या बच गया 0, लड्डू बच गए। तो चलिए आइए इसके बाद देखते हैं सोल्यूशन। अब 4x² क्या आ रहा है, 4x² -2x - 2 बराबर 0 आ रहा है, ठीक है। हमको निकालना क्या है, x का वैल्यू निकालना है हमें। तो चलिए आइए इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 × 2x² हो जाएगा -x - 1 बराबर 0। इस 2 को हम इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है 0 से भाग देंगे, 0 में भाग देंगे किसी संख्या से तो वो हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। अब इसका हम फैक्टर तोड़ते हैं तो क्या करते हैं, x² के गुणांक को और अचर पद को आपस में गुना करके उसका गुणनखंड करते हैं। तो 2 और 1 को गुना करेंगे तो 2 1 आए, तो 2 का गुणनखंड करेंगे तो 2 और 1 ही आएगा, ठीक है। तो उसको हम तोड़ लेते हैं उसी टाइप पे, 2x² - 2x और +x -1 लिख लेते हैं ऐसे। इस दोनों को आपस में सॉल्व कीजिए तो हमारा -x आ रहा है। इस दोनों के गुणांक को आपस में गुना कीजिए तो हमारे इस दोनों साइड के गुणांक के बराबर आ रहा है। तो आइए अब इस दोनों में से लेंगे हम कॉमन। तो इस दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा x - 1। इसमें से +1 कॉमन ले लिया तो हमारा x - 1 बराबर 0। अब दोनों को एक बार डब्बा वाले को लिख लेते हैं, एक बार डब्बा के बाहर वाले को लिख लेते हैं। तो 2x + 1 हो जाएगा इधर बराबर 0। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू क्या क्या आया, एक बार इस
इसको हम 0 के बराबर करेंगे, अगर इसको हम उधर ले जाते हैं तो ये हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा x बराबर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर इसको हम रहने देते हैं इधर, इसको हम इधर ले जाते हैं तो 2x + 1 बराबर 0 हो रहा है। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू क्या आ रहा है, -1/2। लेकिन आप सोचिए कि किसी भी भुजा की लंबाई हम निकालेंगे तो क्या हम नेगेटिव में निकाल सकते हैं क्या? अगर इस स्केल की ही लंबाई आपको निकालनी है तो स्केल से मापिएगा तो आपको पॉजिटिव में आएगा। किसी भी चीज़ का माप जो है आप पॉजिटिव ही में निकालिएगा, लंबाई किसी भी चीज़ का पॉजिटिव में। तो ये नेगेटिव वाला तो हमारा संभव नहीं है, तो ये लिख देंगे संभव नहीं है, नेगेटिव में निकालना संभव नहीं है। इसीलिए हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इसीलिए x बराबर 1। यही हो गया हमारा सोल्यूशन। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कौन चीज़ संभव नहीं है, कौन चीज़ संभव है। तो चलिए आप देखते हैं तीसरी टाइप के क्वेश्चन को। तो दोस्तों आ गए हैं हम थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर भी देख लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है हमारा थेल्स थ्योरम पे रिलेटेड। तो इसमें हमारा कहता है कि त्रिभुज ABC में भुजाओं AB एवं AC पर क्रमशः 2 बिंदु इस प्रकार है। कौन कौन बिंदु है, D और E है। क्रम AB और AC पर क्रमशः D और E इस प्रकार है कि हमारा AD का अनुपात और DB का अनुपात 3/4 है और AC हमारा दिया है वो पूरे की लंबाई 15। ठीक है, तो हमको निकालना है AE का वैल्यू, मतलब इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ हमारा क्या दिया हुआ है, इस पूरे की लंबाई हमारा दे दिया है कितना, 15 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है AE की लंबाई, तो इसको आप x मान लीजिए, जिसको निकालना है उसको x मान लीजिए। तो सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में हमारा माना कि AE बराबर x, पहले लिख लीजिए क्योंकि आप माने हैं, माना कि AE बराबर क्या हो गया, x सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ हमारा AC जो है, AC वो किसके बराबर हो सकता है, AC हमारा पूरे 15 सेंटीमीटर दिया हुआ, वो AE और EC को जोड़ेंगे तो उसके बराबर हो सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं AE + EC। अब वैल्यू रखिए, AC का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, 15, और AE हमारा कितना x माने थे। ठीक है, और प्लस EC। तो हम यहाँ से EC को लिख सकते हैं सिर्फ ऐसे, EC बराबर क्या लिख सकते हैं, 15 - x सेंटीमीटर। किए हैं क्या, सिर्फ x को हम इस साइड ले गए, EC बराबर 15 - x। तो अब यहाँ से हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ तक तो हमको क्या क्या निकालना था उसका वैल्यू हम ठीक देख लिए। तो हम यहाँ से अब कर सकते हैं कि हमारा क्या है, BC के समांतर DE है। तो सर इसको जो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि चूँकि BC समांतर DE है, इसीलिए हम लिख सकते हैं इस तरह। यहाँ लिखिए आप चूँकि का सिंबल इस तरीके से होता है, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं यहाँ क्या, AD/DB बराबर AE/AC। चूँकि हम थेल्स थ्योरम पे रिलेटेड ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो थेल्स थ्योरम वाला फॉर्मूला ही लेके चलना है, यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है। ठीक है, तो चलिए आइए, AD हमारा कितना दिया, AD और DB का रेशियो हमारा 3/4 दे दिया था। AD और DB का रेशियो हमारा क्या दिया हुआ था, 3/4। ये किसके बराबर हो गया, हमारा AE/EC के बराबर। तो AE हम कितना माने थे, x माने थे, और EC हम कितना आया था, 15 - x आया था। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे तरीके से इसको सॉल्व करना है। जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या हो रहा है, 3 × 15 - x बराबर में क्या आ रहा है, 4 को x से गुना करेंगे तो बराबर में हमारा आ रहा है 4x। ठीक है, 15 को 3 से गुना कीजिए तो 15 × 3 = 45, फिर 3 को -x से गुना कीजिए तो -3x बराबर कितना आ रहा है, 4x। ठीक है, तो अब इस 3x को करेंगे हम, उठा के ले जाएंगे राइट साइड में तो 4x और 3x दोनों जोड़ के कितने हो जाएंगे, 7x, और ये 45 तो 45 रहेगा ही। तो यहाँ से हम x का वैल्यू क्या आ रहा है, 45/7। हमको क्या निकालना था, AC बराबर 15 दिया हुआ था, तो हमको AE का वैल्यू निकालना था। इस AE को ही हम x माने थे, तो यही x का वैल्यू आया, मतलब ये हमारा AE का वैल्यू आया। इसीलिए हम लिख देंगे यहाँ पर भी कि AE बराबर कितना आ गया, 45/7। इसको भाग देने पर भी आपका कुछ इस टाइप का सॉल्यूशन आ सकता है, 6.23 के आसपास में कुछ आएगा। ठीक है, तो इसको आप दशमलव में निकालना चाहें तो उसमें भी निकाल सकते हैं, फ्रैक्शन में छोड़ना चाहें तो उसमें भी छोड़ सकते हैं। आपका आंसर सही है। तो चलिए देखते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम में कहता क्या है, इसका पढ़ते हैं पहले इसका स्टेटमेंट। इसके स्टेटमेंट में कह रहा है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करता है, यदि कोई रेखा, मान लीजिए एक त्रिभुज है, इसमें हम कोई रेखा खींचे, ये क्या है, जो इस 2 भुजाओं को क्या करता है, समान अनुपात में विभाजित करता है। यदि AD और DB का रेशियो हमारा 1/2 है तो हमारा AE और EC का भी रेशियो 1/2
ही होगा। तो इसी तरह से करना है। और उसके बाद क्या दिया हुआ है कि समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा जो है तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो हमारा जो ये रेशियो बराबर दे दिया है, हमको साबित करना है कि ये दोनों भुजा समांतर है। तो थेल्स प्रमेय में आपने क्या पढ़ा था कि हमारा ये भुजा समांतर दिया हुआ था दोनों, और हमको इसका रेशियो बराबर प्रूव करना था, ठीक है। और थेल्स प्रमेय का विलोम में कर दिया कि रेशियो हमको दे दिया है और समांतर प्रूव करना है। बस वही बात है, बस उसी का जस्ट उल्टा है। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसमें हमारा गिवन क्या दिया हुआ है। पहले हम क्या बताए थे 4 स्टेप में, पहले गिवन, उसके बाद हमको प्रूव क्या करना है। सो अगर उतना से नहीं हो पाता है तो उसे कंस्ट्रक्शन करके कुछ करेंगे, कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद प्रूफ देखेंगे, उस पर अंत में प्रूव कर देंगे। तो चलिए आइए देखते हैं गिवन हमारा क्या है। गिवन इसमें है, आपको बस इतना याद रखना है कि थेल्स प्रमेय में जो हमको साबित करना था वो इसमें गिवन है, और जो थेल्स प्रमेय में गिवन था वो हमको इसमें करना है साबित। तो हो गया वही उल्टा चीज़। तो चलिए गिवन हमारा दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC है, जिसमें त्रिभुज ABC में क्या है, AB भुजा AB तथा AE पर क्रमशः कौन कौन सा बिंदु लिया गया है, बिंदु। यहाँ पहले हम AB लिखे हैं तो AB पर हमारा कौन सा बिंदु है, D है, तथा D तथा कौन है, E। इस प्रकार काटती है, समान अनुपात में काटती है, मतलब इस प्रकार काटती है कि जब अगर रेशियो हमारा दोनों का सेम है तो हम ऐसे लिख सकते हैं AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। इसी का मतलब हुआ ना कि रेशियो हमारा सेम है। इस प्रकार काटती है कि क्या है हमारा AD बट्टा DB बराबर क्या है, AE बट्टा EC। ये हमारा दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात में विभाजित करती है मतलब हमारा इस भुजा का रेशियो समान है। तो गिवन तो हम यहाँ देख लिए, ठीक है। उसके बाद हमको प्रूव क्या करना है, सो लिखना होगा टू प्रूव दैट। सभी चीज़ आपको स्टेटमेंट में ही मिल जाएगा कि हमको क्या दिया हुआ है, क्या प्रूव करना है। तो देख लीजिए यहीं कि आपको प्रूव क्या करना है। तो प्रूव करना है कि तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो दो रेखा तो हम ये AB और AC ले लिए, तो हमारा तीसरी भुजा बच गया BC, और जो रेखा खींचे हैं वो है DE। तो ये जो है इसके समांतर होना चाहिए, यही हमको प्रूव करना है। तो प्रूव करना है क्या, DE समांतर है BC के, यही प्रूव करना है। और थर्ड नंबर में हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। इतना से आपको क्या लग रहा है कि हम प्रूव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो चलिए करेंगे कुछ कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, या रचना लिख लीजिए, हिंदी में लिखना चाहते हैं तो। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, बस वही करेंगे जो हमने थेल्स थ्योरम में किया। फ्रेंड्स वहाँ देखिए हमने किए हैं कुछ कंस्ट्रक्शन बस वही थेल्स प्रमेय में जैसे किए थे बस वैसे ही किए हैं। क्या किए हैं, हम D से जो है AC भुजा पर एक लंब ले लिए हैं, और E बिंदु से जो है AB भुजा पर एक लंब ले लिए हैं, और D को C से मिला दिए हैं और B को E से मिला दिए हैं। तो बस वही लिख देंगे कि बिंदु C से तो नहीं, बिंदु D से किस भुजा पर लिए हैं, AC भुजा पर, तथा बिंदु पॉइंट कितना से E से लिए हैं हम AB भुजा पर, तथा बिंदु E से AB भुजा पर क्या डाला गया है, लंब डाला गया है। AB भुजा पर लंब डाला गया है, और उसके बाद पुनः किस किस को मिलाए हैं, D को C से और B को E से, तथा DC तथा BE को मिलाया। तो यहाँ तक तो लगभग अब ये कंस्ट्रक्शन तो हमारा सेम ही रहा, बस उसमें जो हमारा प्रूव करना था थेल्स प्रमेय में वो हमारा गिवन था, और उसमें जो हमारा गिवन था वो हमको इसमें प्रूव करना है। तो चलिए इसके बाद इसका प्रूफ देखते हैं, इसका प्रमाण देखते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए। तो दोस्तों आइए समझते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से इसके प्रूफ को, इसके प्रमाण को, कि आखिर कैसे आप इसको हम प्रूव करेंगे। तो बस चलना है थेल्स थ्योरम के जैसे ही। पहले चलेंगे ये फर्स्ट ट्रायंगल में, उसके बाद लेफ्ट साइड वाली भुजा पर जितना भी हमारा ट्रायंगल बन रहा है उस सभी पे चलेंगे। तो ADE पे चलेंगे और एक बार त्रिभुज BDE पे चलेंगे, ठीक है। तो उस दोनों का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका लेंगे, BDE का, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। तो अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, अगर हम AB भुजा को लेके चलते हैं तो इसको आधार मानेंगे, ठीक है। तो इसको अगर आधार मानते हैं तो हमारा इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार हमारा क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का AD हो जाएगा, और उसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, यही EN हो जाएगा, ठीक है।
समझने में कोई प्रॉब्लम। और त्रिभुज BDE का हमारा क्या हो जाएगा, आधार 1/2 और आधार हमारा हो जाएगा BD इस त्रिभुज का, और उसका ऊंचाई भी वही रहेगा EN। अब यहाँ जिससे जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए। तो हमारे यहाँ से क्या निकला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर क्या निकल गया, AD बट्टा BD। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। फिर चलेंगे दोबारा किस ट्रायंगल में, राइट साइड वाले ट्रायंगल में। तो इसमें भी हमारा ऊपर में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है। थेल्स थ्योरम को अगर आपने बढ़िया से समझ लिया, एकदम अच्छे से समझ लिया, तो इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप पीछे थेल्स थ्योरम वाले वीडियो को जाके देखिए। तो इसमें हमारा ट्रायंगल है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और छोटा नीचे वाला ट्रायंगल वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बन रहा है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल ऊपर वाले का वही हो जाएगा 1/2 गुने AE और गुना इसका जो लंब होगा, ऊंचाई होगा वही। तो हमारा ऊंचाई है DM और नीचे वाले त्रिभुज में 1/2, आधार है हमारा EC और ऊंचाई भी हमारा वही हो जाएगा DM। तो इसमें भी हमारा हो रहा है कैंसिल इससे ये, तो हमारा E बराबर हो रहा है AE बट्टा EC के, ठीक है। इसको आप इक्वेशन सेकेंड मान सकते हैं। लेकिन दिया हुआ था कि मतलब इस दोनों भुजाओं का अनुपात जो है समान है, इस भुजाओं को जिस बिंदु पर काटा है उस दोनों भुजाओं का अनुपात समान है। लेकिन दिया हुआ था हमारा शुरू में गिवन में था, लेकिन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, AD बट्टा BD बराबर AE बट्टा EC दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा गिवन में था। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, AD बट्टा BD हमारा किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ठीक है। और AE बट्टा EC को हम क्या लिख सकते हैं, AE बट्टा EC को हम ये लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, DEC, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपके ऊपर में भी हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल AD है, मतलब ADE त्रिभुज का क्षेत्रफल, और उसमें भी ऊपर में है ADE त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आप इसको और इसको कर सकते हैं कैंसिल। तो यहाँ से हमारा क्या निकल रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE का जो है किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के बराबर है। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि इस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, इस त्रिभुज BDE का और एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब इस त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, इस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। तो प्रमेय में आपने क्या समझा था कि हमारा जो है ये छोटा त्रिभुज जो है 2 BDE और DEC, इसमें क्या था कि हमारा जो था एक ही सरल रेखा पर, एक ही रेखा पर एक ही आधार पर स्थित था, ठीक है, एक ही आधार पर स्थित था। वो दोनों त्रिभुज जो है एक ही आधार पर स्थित था, और एक तो एक ही आधार पर दोनों त्रिभुज स्थित था और दो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित था। दो समांतर रेखा कौन था, DE और BC था, तथा दो समांतर रेखा के मध्य था, समांतर रेखा के बीच में था, ठीक है। तो उसके बाद हमारा इस दोनों चीज़ जो कंडीशन हमारा मिल गया, तो उससे हमारा क्या हुआ था, उसका क्षेत्रफल बराबर हुआ था, ठीक है। तो यहाँ इस थ्योरम में हमारा क्या दिया हुआ है कि हमारा क्षेत्रफल बराबर है, और गिवन में दिया हुआ है कि इसका अनुपात हमारा समानुपात में विभाजित करता है, ये तो गिवन में था। और उसके बाद क्या निकला, इस त्रिभुज में हम देख सकते हैं कि ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज भी हमारा एक ही सरल रेखा पर एक ही आधार पर स्थित है, DE आधार पर हमारा दोनों त्रिभुज स्थित है। ये भुजा जो है DE भुजा दोनों त्रिभुज में हमारा कॉमन है। तो यहाँ से देखिए आपका एक सरल रेखा में स्थित, एक ही आधार पर स्थित, ये कंडीशन हमारा मिल गया और क्षेत्रफल बराबर हमको मिल गया, ठीक है। तो हमारा इस दोनों कंडीशन अगर मिल गया है तो ये कंडीशन होना ही है, क्या होगा, ये दो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित होगा, ये हो जाएगा हमारा यहाँ से प्रूफ। तो इसके लिए हमको कुछ लिखना पड़ेगा कि चूंकि त्रिभुज जो है हमारा कौन, BDE तथा त्रिभुज DEC एक ही आधार DE पर तथा समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, ठीक है।
तो थेल्सपर्म में आपने पढ़ा था कि एक ही आधार पर स्थित हो और दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो उसका क्षेत्रफल बराबर होगा। एक ही आधार पर स्थित है, दो समांतर रेखा के बीच है तो हमारा क्षेत्रफल बराबर होगा। लेकिन हमारा अगर एक ही आधार पर स्थित अगर क्षेत्रफल बराबर दे दिया है तो हमारा समांतर रेखा के बीच में होगा। ठीक है, तो वही हमारा ये दोनों समांतर हो जाएगा रेखा, इसीलिए क्या होगा हमारा DE समांतर हो जाएगा BC के। ये भी हमारा एक थ्योरम है जो हमको क्लास 9th में पढ़ना था। ठीक है, कि यदि दो त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित हो और उनके क्षेत्रफल आपस में बराबर हो तो वो दो सरल रेखाओं के बीच में स्थित होगी, दो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित होगी। तो चलिए यहाँ तक तो इस थ्योरम के विलोम को बहुत ही अच्छे से समझ लिए। तो इसके बाद इस पर देखेंगे क्वेश्चन में क्या आता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज ABC में त्रिभुज हमारा कौन होगा, मेन त्रिभुज जो होगा ABC होगा। उसमें क्या है, AB पर D बिंदु इस प्रकार है कि AD बराबर 49 सेंटीमीटर, मतलब AB भुजा ये रहा, इस पर D बिंदु हमारा ऐसे है कि हमारा AD बराबर क्या है 49 सेंटीमीटर, AD बराबर 49 सेंटीमीटर है और DB बराबर क्या है 63 है, DB बराबर क्या है 63। और उसके बाद क्या है, फिर भुजा AC पर चलेंगे आप, उस पर जो है E बिंदु इस प्रकार है कि AE बराबर हमारा क्या है 35 सेंटीमीटर है और AC बराबर हमारा 45 सेंटीमीटर है। तो क्या करा, क्या DE समांतर BE होगी, मतलब क्या ये जो भुजा है ये हमारा जो होगा क्या इसके समांतर होगा। तो आपने थेल्सपर्म के विलोम में क्या पढ़ा था कि यदि किसी त्रिभुज में कोई रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वो जो होगी तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो हमको बस यही चेक करना है कि ये जो भुजा हम DE खींचे हैं तो वो इस दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है कि नहीं। अगर समान अनुपात में विभाजित करता होगा तो ये DE जो है BC के समांतर होगा। तो आइए इसका करते हैं जांच, इसका करते हैं प्रूफ, चेक करते हैं कि क्या ये सही है या नहीं। तो हमारे इस दोनों भुजा का अनुपात देखते हैं, मतलब एक बार निकालेंगे AD और DB का अनुपात। AD DB का अनुपात क्या हो जाएगा हमारा 49/63 हो जाएगा। तो आप काटिए यहाँ 7 7 49 होगा, 7 9 63 होगा, ये कितना हो गया 7/9। तो इस भुजा का अनुपात तो हमारा 7/9 आया। तो चलिए अब देखते हैं AC भुजा का अनुपात। AC भुजा का अनुपात मतलब क्या है AE/EC। AE का वैल्यू कितना है हमारा 35 है और EC का वैल्यू है हमारा 45। अब इसको काटिए 5 से, 5 7 35, 5 9 45, ये भी हमारा आ गया 7/9। दोनों का रेशियो बराबर है तो इसीलिए हम लिख सकते हैं यहाँ क्या लिख सकते हैं AD/DB बराबर क्या लिख सकते हैं AE/EC। जब दोनों भुजाओं का रेशियो हमारा सेम है तो क्या होगा, ये भुजा भी आपस में समांतर होगी, मतलब DE जो है हमारा BC के समांतर प्रूफ है। अंत में लिख दीजिएगा कि हाँ DE जो है समांतर BC होगी। तो चलिए आइए देखते हैं एक अगला टाइप का एग्जाम्पल। तो दोस्तों हमारा एक अगला एग्जाम्पल हो सकता है सिद्ध करने वाला, थ्योरम के टाइप पे ही हो सकता है। इसमें हमारा कहना है कि सिद्ध करना है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करना मतलब समान अनुपात में विभाजित करना, उसका जो रेशियो होगा दोनों का सेम होगा, आधा आधा काटेगा। तो देखिए यहाँ जो है हमारा त्रिभुज, मतलब किसी त्रिभुज में मान लीजिए कि ये त्रिभुज हमारा ABC है, इसमें हमारा AB भुजा पहले लिया, उसमें जो है बिंदु D जो है हमारा क्या करता है इसको आधा आधा बांटता है। अगर ये हमारा 1 है तो ये भी हमारा 1 होगा। तो हमको सिद्ध करना है कि पहले तो हम लिए AB भुजा का मध्य बिंदु, पहले क्या कहते हैं त्रिभुज के एक भुजा का मध्य बिंदु, तो AB का मध्य बिंदु हमारा क्या हो जाएगा D हो जाएगा। और दूसरी भुजा के समांतर, दूसरी भुजा मतलब ये मान लीजिए BC के समांतर खींच लिए इसको रेखा, तो ये करेगी क्या तीसरी भुजा को क्या करेगी समान अनुपात में विभाजित करेगी, समद्विभाजित करेगी, मतलब आधा आधा काटेगी। ठीक है, तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं, इसको प्रूव करेंगे कैसे। प्रूव करना है हमको, पहले प्रूव करने के लिए पहले हमको क्या चाहिए गिवन में हमारा क्या दिया हुआ है कि ABC हमारा एक त्रिभुज है, उसमें AB भुजा का मध्य बिंदु क्या है D है और DE समांतर है BC के। चलिए मान लिए इसको, तो माना क्या है इसमें, माना ABC एक त्रिभुज है जिसमें बिंदु D हमारा जो है बिंदु D जो है AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो आप अगर सोचिए अगर हमारा पूरा भुजा 4 है तो अगर ये मध्य बिंदु हम D लेते हैं तो इधर भी 2 हो जाएगा, इधर भी 2 हो जाएगा, तभी तो 4 होगा। तो मध्य बिंदु D है तथा दूसरी भुजा के समांतर मतलब DE को हम BC के समांतर ले लेते हैं, तथा DE समांतर BC है। तो हमने गिवन लिख लिया, उसके बाद हमको क्या करना है, क्या साबित करना है, सो लिख लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा में हम क्या लिखेंगे, टू प्रूव दैट
टू प्रूव दैट, हमको क्या साबित करना है कि वो तीसरी भुजा को क्या करेगी, समान अनुपात में विभाजित करेगी, मतलब समद्विभाजित करेगी, आधा आधा बांटेगी। AC भुजा को अगर समद्विभाजित करती है E बिंदु, तो हमारा AE का लंबाई जितना होगा उतना ही हमारा EC का भी लंबाई होगा। तो हमको प्रूव यही करना है, AE बराबर EC। ठीक है, ये अगर हम प्रूव कर देते हैं तो वो समद्विभाजित हो गया, ये हमारा प्रूव हो जाएगा। तो चलिए आइए आप देखते हैं प्रूफ में। प्रूफ में हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमारा क्या कहता है, त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु मतलब AB का मध्य बिंदु। तो हमारा गिवन में क्या है कि चूंकि D बिंदु जो है हमारा क्या है, AB का मध्य बिंदु है। चूंकि D बिंदु भुजा AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तो आप क्या सोच सकते हैं, दोनों बराबर होंगे आपस में, उसका आधा ये होगा आधा ये होगा, मतलब AD बराबर क्या होगा DB के। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए क्योंकि आगे यूज होने वाला है। तो अब चलते हैं थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। देखिए हमारा ये दूसरा में क्या कह दिया, दूसरा गिवन क्या कह दिया कि DE समांतर है BC के। तो चूंकि अगर आपका DE जो है समांतर है BC के, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या लिख सकते हैं, सॉरी थेल्स प्रमेय से आप क्या लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय से अगर एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा है तो वो दो भुजाओं को क्या करेगी, समान अनुपात में विभाजित करेगी। मतलब DE समांतर BC है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC हो जाएगा। तो फिर देखिए इसके बाद चूंकि हमारा इक्वेशन फर्स्ट में क्या आया था कि AD जो है हमारा DB के बराबर है। ठीक है, तो AD हमारा DB के बराबर है, तो या तो हम AD की जगह पे DB लिख दें या DB की जगह पे हम AD लिख दें। तो चलिए हम AD को रहने देते हैं ऊपर, DB की जगह पे हम क्या लिख देंगे, AD बराबर क्या हो जाएगा, AE बट्टा EC। देखिए यहाँ से AD और AD कैंसिल हो रहा है, मतलब ऊपर भी एक नीचे भी एक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या आ रहा है हमारा, AE बराबर EC। देखिए हमारा क्या प्रूव करना था, AE बराबर EC प्रूव करना था, AE बराबर EC प्रूव हो गया। तो समझ लिया इसको आपने बहुत अच्छे से। तो चलिए देखते हैं एक नेक्स्ट टाइप के भी एग्जाम्पल का कुछ अलग टाइप का होने वाला है। तो दोस्तों एक हमारा एग्जाम्पल जो है इस टाइप का भी हो सकता है, जस्ट इससे पहले जो एग्जाम्पल बताएं उसी का थोड़ा सा चेंज किया था, बस वही एग्जाम्पल है। सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड जो होगी तीसरी भुजा के समांतर होगी। मान लीजिए ये दो भुजाओं का मध्य बिंदु को मिला दिए हम DE को, ठीक है, तो ये जो हमारा होगा ये BC के समांतर होगा, यही हमको प्रूव करना है। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए इसका सोल्यूशन देखते हैं कि हमारा गिवन क्या दिया हुआ। गिवन बस यही है, मान लेते हैं कि कोई त्रिभुज है, माना कि ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, माना कि ABC एक क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज है वो तो दिख रहा है, इसमें क्या है AB, जिसमें क्या है AB भुजा और AC भुजा का मध्य बिंदु कौन सा है, D और E है, जिसमें AB तथा AC भुजा का मध्य बिंदु मतलब मिड पॉइंट, बीच वाला बिंदु होगा तो क्या करेगा, भुजा को आधा आधा में बांटेगा। तो मध्य बिंदु कौन कौन सा है, क्रमशः लिख दीजिए, क्रमशः से थोड़ा पता चल जाता है कि किसका कौन है। क्रमशः कौन सा है, D तथा E है। क्रमशः का मतलब हुआ कि यहाँ पहले हम AB दिए हैं तो AB का पहला वाला होगा D और AC का दूसरा वाला होगा E। ठीक है, तो AB का मध्य बिंदु हमारा D है और AC का मध्य बिंदु E है। ठीक है, तो हमको प्रूव क्या करना है, हम देखिए टू प्रूव दैट, प्रूव वही करना है कि तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड ये है हमारा, और दो भुजाओं को इसको ले लिए तो तीसरी भुजा हमारा ये हो जाएगा, मतलब DE समांतर BC, यही हमको प्रूव करना है, DE समांतर BC। तो देखिए आते हैं अब हम अपना प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में हम क्या देखेंगे कि हमारा AB का मध्य बिंदु क्या है, चूँकि D जो है हमारा क्या है, AB का मध्य बिंदु है। तो इससे आप क्या सोच सकते हैं, किसी भी भुजा अगर मान लीजिए ये हमारा 6 सेंटीमीटर है 6 सेंटीमीटर आप मान लीजिए, इसका मध्य बिंदु हमारा D है, तो इसका जो ऊपर का साइड होगा ये 3 सेंटीमीटर होगा और नीचे वाला भी 3 सेंटीमीटर होगा, मतलब आधा आधा। तो देखिए, तो अगर ये 3 सेंटीमीटर ये 3 सेंटीमीटर, तो हम AD और DB का अनुपात निकालेंगे तो वो रेशियो कितने के बराबर आएगा, 1 के बराबर। तो इसको हम लिख सकते हैं AD बट्टा DB बराबर 1। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। इसी तरह से लिखेंगे, चूँकि अगेन लिख लीजिए, पुनः दोबारा चलेंगे, क्या है AC भुजा का मध्य बिंदु क्या है, चूँकि बिंदु E जो है हमारा क्या है, AC भुजा का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं,
ए ई बट्टा ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए ई बट्टा ए सी बराबर हो जाएगा 1। इसको आप इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। तो दोस्तों देखिए, एक में हमारा क्या आ गया, ए डी बट्टा डी बी बराबर 1 और दूसरा में आ गया ए ई बट्टा ए सी बराबर 1। तो यहाँ क्या है, दोनों इक्वेशन है हमारा, दोनों इक्वेशन में क्या है हमारा, राइट हैंड साइड बराबर है, दोनों में हमारा एक है। तो दो इक्वेशन में जब हमारा आर एच एस बराबर है तो उसका एल एच एस हम बराबर कर देंगे, ठीक है। तो 1 और 2 से इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या करेंगे हम, इसका आर एच एस बराबर है तो क्या करेंगे हम, एल एच एस बराबर कर देंगे। ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि हमको तीसरी भुजा के समांतर होती है वो सिद्ध करना है, लेकिन हमारा क्या आया है, रेशियो भुजाओं का बराबर आया आपस में। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या करता है, ये दोनों समान अनुपात में विभाजित करता है तो तीसरी भुजा के समांतर होगी, इसीलिए क्या हो जाएगा, डी ई समांतर बी सी, किससे, थेल्स प्रमेय के विलोम से। नीचे में लिख लीजिएगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से। दोस्तों देखिए यहाँ स्टेटमेंट इसके कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज की संगत कोण बराबर हो, तो दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर होंगे तो हमको दो त्रिभुज पहले बनाना पड़ेगा। तो आइए यहाँ दो त्रिभुज हम बना लेते हैं। एक बना लिए थोड़ा बड़ा सा त्रिभुज और एक बना लेंगे क्या, थोड़ा छोटा सा त्रिभुज। दोनों का नाम रख लेते हैं, इसका नाम जैसे रख लीजिए ए बी सी और इसका नाम रख लीजिए आप डी ई एफ। दो त्रिभुज ले लिए और मान लेते हैं कि इसका हमारा जो संगत कोण है, संगत कोण मतलब यहाँ कोण ए तो यहाँ डी, ये दोनों आपस में संगत कोण है, यहाँ बी और यहाँ ई दोनों आपस में संगत हैं, सी और एफ दोनों आपस में संगत हैं। तो संगत कोण बराबर है, दिया हुआ है हमको। तो चलिए गिवन लिख लेते हैं, इसका गिवन क्या है, 4 चरणों में हम प्रूव करते हैं इसको। तो गिवन में हमारा क्या है कि ए बी सी और डी ई एफ दो त्रिभुज हैं, जिसमें क्या दिया हुआ है, ए बी सी और डी ई एफ दो त्रिभुज हैं जिसमें हमारा संगत कोण बराबर दिया हुआ है। संगत कोण बराबर का मतलब यही ना हुआ, कोण ए बराबर कोण डी, मतलब कोण ए कोण डी के बराबर है और कोण बी बराबर कोण ई है और कोण सी बराबर कोण एफ, ठीक है। ये हमारा दिया हुआ है, तीन चीज़, बी और ई आपस में बराबर है और सी और एफ आपस में बराबर है, ठीक है। इसके बाद हमको प्रूव क्या करना है, सो लिखते हैं टू प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है हमको कि यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है और हमको प्रूव करना है कि त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हमको क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ आपस में समरूप हैं। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है, वो यही प्रूव करना है। तो चलिए ये दोनों तो हम देख लेते, अब देखेंगे इसका कंस्ट्रक्शन। पता ही है कितना से नहीं हो पाएगा प्रूव, इसमें करना पड़ेगा कुछ कंस्ट्रक्शन। तो इसमें से हम त्रिभुज ए बी में डी ई के बराबर एक बिंदु लिए यहाँ एम, जिससे कि हमारा ए एम जो है डी ई के बराबर हो गया, और यहाँ ए सी पर एक बिंदु लिए एन, जिससे कि हमारा डी एफ के बराबर ये ए एन हो गया। उसके बाद क्या किए, हम इस दोनों को मिला दिए हैं। तो आइए कंस्ट्रक्शन में यही करेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी भुजा पर क्या लिए हैं, बिंदु ए नहीं एम, तथा ए सी भुजा पर बिंदु एन लिए हैं। ए सी भुजा पर बिंदु एन इस प्रकार लिया गया है कि किस प्रकार लिए हैं कि जैसे हमारा ए एम जो है डी ई के बराबर हो जाए और ए एन जो है हमारा डी एफ के बराबर हो जाए। इस प्रकार लिए हैं कि हमारा ए एम बराबर किसके हो जाएगा, डी ई के, एक ये, और दूसरा क्या है, ए एन बराबर हो जाएगा किसके, डी एफ के। कंस्ट्रक्शन हमने कर लिया पूरा, गिवन हमने लिख दिया, टू प्रूव दैट क्या साबित करना है सो लिख लिए हमने, और कंस्ट्रक्शन भी हमने लिख लिया। तो अब हमारा लास्ट चरण बच रहा है क्या, प्रूफ। इसका
प्रमाण देखना है, इसका सबूत देखना है कि आखिर अब ये प्रूव कैसे होगा कि त्रिभुज आपस में समरूप है। तो इसका प्रूफ भी देखेंगे, थोड़ा लंबा हो जाता है तो इसको फिर से करते हैं क्लीन, ये नोट कीजिए आप, इसके बाद देखेंगे इसका प्रूफ। तो दोस्तों आ गए हैं हम प्रूफ पे, प्रूफ इसका देखते हैं इसका प्रूफ क्या है। तो चलिए पहले चलेंगे इस छोटे वाले त्रिभुज में AMN में और त्रिभुज DEF में, ठीक है। त्रिभुज AMN और त्रिभुज DEF में क्या है, इसमें हमारा गिवन क्या क्या था कि हमारा बड़ा वाला त्रिभुज में दिया हुआ था कोण ABC, कोण A और कोण B और कोण C तीनों का संगत कोण आपस में बराबर है। तो ये जो होगा एक कोण A, तो ये तो छोटे वाले त्रिभुज में भी कॉमन होगा, तो इसमें का कोण A और इसमें का कोण D आपस में बराबर होंगे ना, तो कोण A बराबर क्या हो जाएगा कोण D, और ये हमारा गिवन भी था। और उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन किए थे तो हमारा क्या हुआ था, ये AM जो है हमारा DE के बराबर हो गया था, ठीक है, हुआ नहीं था किए थे, तो AM बराबर क्या हो जाएगा DE, और उसके बाद ये AN जो है हमारा DF के बराबर था, तो AN बराबर DF, ठीक है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो है दो भुजा बराबर हो गया, इस त्रिभुज के दो संगत भुजा आपस में बराबर हो गए और एक कोण बराबर हो गए। तो आपने 9th में एक थ्योरम पढ़ा होगा SAS त्रिभुज की सर्वांग क्षमता, ठीक है। तो इसीलिए SAS त्रिभुज की सर्वांग क्षमता से क्या लिख सकते हैं हम, त्रिभुज AMN सर्वांग सम का चिन्ह ऐसे दिया जाता है और त्रिभुज DEF के सर्वांग सम, सर्वांग सम मतलब जिसके सभी अंग आपस में बराबर हो, कोण भी आपस में बराबर हो और उसके संगत भुजा भी आपस में बराबर हो। तो यहाँ देखिए हमारा जो है ऐसे त्रिभुज की सर्वांग क्षमता में आपने पढ़ा होगा कि किसी यदि दो त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर हो और उनके एक कोण संगत कोण आपस में बराबर हो तो क्या होगा, ऐसे त्रिभुज की सर्वांग क्षमता से वो सर्वांग सम होंगे, समरूप नहीं सर्वांग सम होंगे। सर्वांग सम तो हमेशा समरूप होते हैं तो पता ही, लेकिन ये सर्वांग सम होंगे, इसके सभी भुजा भी आपस में बराबर होंगे, सभी कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो चलिए ये जब ये आपस में, इसका मतलब त्रिभुज AMN और त्रिभुज DEF आपस में सर्वांग सम है, जिसके सभी कोण आपस में बराबर होंगे, कोण A और कोण D तो आपस में बराबर था, हमने लिख लिया। तो जब अगर सर्वांग सम है तो हमारा ये कोण M और कोण E भी आपस में बराबर होंगे, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि कोण M बराबर क्या, कोण E। लेकिन आप याद कीजिए कि आपका गिवन में क्या था, लेकिन दिया हुआ क्या था गिवन में, लेकिन दिया हुआ है, गिवन में हमारा दिया हुआ था कि कोण B जो है सो कोण E के बराबर है, ठीक है। तो दिया हुआ है कोण B बराबर कोण E, इसको आप 1 मान लें और इसको आप 2 मान लें। तो इक्वेशन 1 और 2 में आप दोनों में क्या देख रहे हैं कि हमारा जो है कोण M भी कोण E के बराबर है और कोण B भी कोण E के बराबर है। तो इससे आप सोच सकते हैं कि हमारा कोण M जो होगा कोण B के बराबर होगा, सोच सकते हैं या नहीं सोच सकते हैं। तो सीधे आप देख लीजिए दोनों इक्वेशन में हमारा राइट हैंड साइड बराबर है तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि कोण M बराबर कोण B, कोण M बराबर कोण B लिख सकते हैं। यहाँ से LHS दोनों का बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कोण M और कोण B, आपने एक चीज़ पढ़ा है कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ हमारा संगत कोण कौन कौन सा है, यहाँ कोण M और कोण B संगत कोण होंगे। तो जब ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होगी तभी तो हमारा संगत कोण बराबर होगा। और यदि एक इसका उल्टा भी आप सोच सकते हैं, यदि हमारा संगत कोण बराबर है तो ये दोनों रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। तो यहाँ क्या हो गया, कोण M बराबर कोण B हमारा निकला है। तो यहाँ कोण M बराबर कोण B दिया हुआ है तो हमारा ये दोनों रेखा क्या हो जाएगा, आपस में समांतर हो जाएगा। इसीलिए क्या होंगे, संगत कोण हो गए। संगत कोण, असंगत कोण कब होते हैं, जब वो दोनों रेखाएं आपस में, मतलब संगत कोण बराबर कब होते हैं, संगत कोण बराबर तभी होंगे जब दो रेखाएं जो होगी आपस में समांतर होगी। तो इसीलिए हम यहाँ फिर से लिख सकते हैं कि MN जो है समांतर है किसके, BC के। तो देखिए टर्म बाय टर्म चलते जाना है। अब यहाँ से हमको MN समांतर BC निकल गया, MN समांतर BC निकल गया। तो थेल्स प्रमेय से तो आप और भी कुछ सी लिख सकते हैं। तो थेल्स प्रमेय में आपने पढ़ा था कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वो जो है बाकी दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, इस दोनों भुजाओं का अनुपात आप समान दे दीजिएगा। मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं AM बट्टा पूरा भुजा का रेशियो ले लेते हैं AB। इधर हम जैसे लेंगे उधर भी वैसे ही उसका रेशियो समान होना चाहिए। तो इधर अगर हम AN लेते हैं
और इधर क्या लिए थे, इसके नीचे में क्या लिए थे, सबसे बड़ी भुजा, तो इधर भी सबसे बड़ी भुजा लेंगे। ठीक है, AM बट्टा AB बराबर AN बट्टा AC। लेकिन आपका गिवन में क्या दिया हुआ था, हमारा जो है AM वो किसके बराबर था, DE के बराबर था, और AN जो था हमारा वो किसके बराबर था, DF के बराबर था। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं AM की जगह पर आप DE लिख सकते हैं ना, DE बट्टा AB बराबर AN की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, DF बट्टा AC। यहाँ हमने लिख दिया, इसको मान लीजिए आप थर्ड। तो यहाँ से देखिए DE और AB का रेशियो बराबर है और DF बट्टा AC का रेशियो बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से DE और AB का रेशियो जब बराबर है किसके, DF बट्टा AC के रेशियो के बराबर है, तो ये तीसरी भुजा के रेशियो के भी बराबर होगा, EF बट्टा BC के बराबर भी होगा। तो इसी प्रकार से हम लिख लेते हैं, इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, DE बट्टा AB का रेशियो किसके बराबर, रेशियो हमारा EF और BC के भी बराबर होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं EF बट्टा BC के बराबर होगा। तो यहाँ से इसको मान लीजिए इक्वेशन 4। यहाँ से भी देख लीजिए आपका 3 और 4 में आपका LHS और RHS, LHS इसका बराबर है, RHS बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे, हम RHS को बराबर कर देंगे। लेकिन आप सोचिए कि यदि राम श्याम का भाई है और श्याम जो है सो रामू का भाई है, ठीक है, तो क्या होंगे कि तीनों आपस में बराबर भाई भाई होंगे। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ से दिया हुआ है कि DE बट्टा AB का रेशियो जो है DF बट्टा AC के बराबर है और DE बट्टा AB का रेशियो जो है EF बट्टा BC के बराबर है। तो क्या होंगे, यहाँ से तीनों आपस में होंगे बराबर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसीलिए क्यों लिखेंगे, इक्वेशन 3rd एंड 4th से। ठीक है, इक्वेशन 3rd एंड 4th से हम क्या लिख सकते हैं, DE बट्टा AB बराबर क्या हो जाएगा, DF बट्टा AC बराबर EF बट्टा BC। यहाँ से क्या हो गया, DE बट्टा AB और DF बट्टा AC और EF बट्टा BC, मतलब तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, समानुपाती होंगी। तीनों भुजाओं का आपस में रेशियो बराबर है। तो क्या हो सकता है, जब तीनों भुजाओं का आपस में, जब दो त्रिभुज में उनकी संगत भुजाएं क्या है, समानुपाती है, तो उनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। और संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाएं समानुपाती होंगी तो क्या होगा, हमारा समरूप होगा त्रिभुज। इसीलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। हो गया प्रूफ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने आज बहुत ही अच्छे से समझा होगा इस AAA त्रिभुज की समरूपता को। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं कि आखिर क्या नहीं समझ में आया। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत ही आवश्यकता की चीज़ें। तो दोस्तों, आइए समझते हैं हमारे थ्योरम में क्या क्या 4 चरणों में प्रूव करना रहता है। पहला गिवन लिखना होता है, दूसरा तो प्रूफ डैश लिखना होता है, तीसरा कंस्ट्रक्शन और चौथा हमारा प्रूफ देख लेते हैं, उसके बाद सब कुछ प्रूव हो जाता है। तो आइए देखते हैं इसका गिवन क्या क्या है। इस थ्योरम में हमको तो जो स्टेटमेंट दे दिया है उससे हम क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं। तो गिवन में हम लिख सकते हैं कि हमारा ABC और DEF क्या है, 2 त्रिभुज मान लिए हैं। तो ABC और DEF हमारा 2 त्रिभुज है और इसमें क्या है, हमारा संगत भुजाओं का अनुपात समान है। संगत भुजा जो है आपस में समानुपाती है। तो लिख लीजिए आप कि ABC तथा DEF क्या है, 2 त्रिभुज है। ABC तथा DEF 2 त्रिभुज है जिसमें संगत भुजाओं का अनुपात समान है। तो इसको आप मैथमेटिकली डिफिनेशन के आधार पर, मैथमेटिकली टर्म के आधार पर कैसे लिख सकते हैं, इसके संगत भुजाओं का अनुपात समान है या समानुपाती है। तो हम इसको लिख सकते हैं AB बट्टा DE इसका रेशियो, BC बट्टा EF इसका रेशियो और AC बट्टा DF इसका रेशियो क्या होगा, तीनों आपस में होंगे बराबर। तो चलिए इसको लिखते हैं, AB बट्टा DE बराबर BC बट्टा EF बराबर क्या होगा, AC बट्टा DF के, AC बट्टा DF के। तो हमको तो बस इतना ही चीज़ दिया हुआ था ना कि त्रिभुज, 2 त्रिभुज में क्या है, उसका संगत भुजा जो है समानुपाती है। तो चलिए अब इसके बाद देखते हैं हमको प्रूव क्या करना है। टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, लास्ट में देखिए वहाँ आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, यही कि त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हमारा जो यहाँ है त्रिभुज ABC क्या होगा, समरूप होगा त्रिभुज DEF के। थर्ड टर्म हमको क्या देखना है, थर्ड स्टेप हमको देखना है कंस्ट्रक्शन। इतना से हमको नहीं हो पाएगा प्रूव, तो करते हैं कुछ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन
मतलब रचना, रचना मतलब बनाओ। कंस्ट्रक्शन पे जो कंस्ट्रक्शन में हम डीई बिंदु में जो है, डीई भुजा में हम बिंदु एम लिए हैं, वो कैसे लिए हैं कि हमारा ए बी जो है ये डीएम के बराबर हो जाए, और डीएफ भुजा में बिंदु एन इस तरह से लिए हैं कि हमारा एसी जो है एन के बराबर हो जाए। तो बस इसी बात को आप कंस्ट्रक्शन में लिख लीजिए, ठीक है। तो कौन कौन से भुजा डीई तथा डीएफ पर, ठीक है, भुजा डीई तथा डीएफ पर क्रमशः बिंदु कौन कौन सा लिए हैं, एम तथा एन, एम तथा एन इस प्रकार लिया गया है, इस प्रकार लिया गया है कि क्या होगा, हमारा जो डीएम होगा वो ए बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये डीएम क्या होगा, ए बी के बराबर होगा। इस तरह से हम लिए हैं, तो ये भी हमारा यूज़ होने वाला है आगे, तो इसको भी लिख लीजिएगा ऐसे। और उसके बाद डीएन जो है हमारा किसके बराबर होने वाला है, ए सी के बराबर, मतलब डीएन बराबर हो जाएगा हमारा ए सी के। इस तरह से हम उसमें किए हैं कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और क्या किए हैं, तथा एम एन को मिला दिए हैं, एम एन को मिलाया। तो हर थ्योरम की तरह इस थ्योरम में भी हमारा 3 ही स्टेप इतना में हो सका है। तो चलिए इसको करेंगे क्लीन, इसके बाद आगे का लास्ट स्टेप देखेंगे हम अपना प्रूफ। फ्रेंड्स देखते हैं हम अपना लास्ट स्टेप, हमारा लास्ट स्टेप है क्या, प्रूफ। इस थ्योरम का लास्ट स्टेप है हमारा प्रूफ। प्रूफ देखेंगे उसके बाद हो जाएगा ये हमारा प्रूफ, ठीक है। प्रूफ में हम चलते हैं पहले त्रिभुज ए बी सी, और त्रिभुज किसमें, मेन त्रिभुज हमारा कौन सा है, डी ई एफ में, और त्रिभुज डी ई एफ में, ठीक है। इसमें हमको क्या दिया हुआ था, गिवन में था कि हमारा संगत भुजा क्या है, समानुपाती है। तो उन चीज़ों को पहले लिख लीजिए। दिया हुआ था ए बी बट्टा डी ई बराबर किस अनुपात के था, ए सी और डी एफ के अनुपात के था। तो ए सी बट्टा डी एफ देख लिए हम। लेकिन हमारा यहाँ गिवन में क्या था कि हमारा ए बी जो है कंस्ट्रक्शन कुछ किए थे, ये एम लिए थे बिंदु और एन। तो कंस्ट्रक्शन लेने के बाद हमारा क्या हुआ था, ए बी जो है इस डी एम के बराबर हो गया था, और ए सी जो है डी एन के बराबर हो गया था। तो आइए यहाँ ए बी की जगह पे हम डी एम लिख सकते हैं। गिवन में आप देख लीजिएगा, और क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन में हमने बताया था कि किस तरह से लिए हैं कि हमारा ए बी और डी एम के बराबर हो गया है, ठीक है। तो डी एम बट्टा क्या हो जाएगा, डी ई बराबर ए सी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे डी एन के बराबर है। तो डी एन बट्टा डी एफ। तो देखिए इस टर्म को थोड़ा गौर से पढ़िए, ये क्या है हमारा डीएम और बट्टा डीई, ठीक है। और डीएन मतलब ये, और डीएफ मतलब ये पूरा, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है, ये बिंदु और ये बिंदु जो है इस दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है, दोनों बीच में बराबर है। जब समान अनुपात में विभाजित कर रही है तो थेल्स प्रमेय के विलोम से आप लिख सकते हैं कि ये दोनों रेखा जो होगी आपस में समांतर होगी, ठीक है। तो वहाँ से क्या हो जाएगा, इसीलिए एम एन समांतर हो जाएगा किसके, ई एफ के, किससे, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। ये चीज़ हमने कैसे लिख दिया वो आगे में आप ब्रैकेट देख के लिख लीजिएगा। जब थेल्स प्रमेय के विलोम से हमारा ये एम एन और ई एफ समांतर है, तो आप एक और चीज़ याद कीजिए कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ इस कोण को मान लेते हैं हम 1, इसको मान लिया हमने 2, इसको मान लिया 3 और इसको मान लिया 4, ठीक है। तो ये दोनों जब हम प्रूव कर लिए हैं कि हमारा ये समांतर है, तो दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा ये काट रही है, तो हमारा ये कोण 1 और कोण 2 क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसीलिए हमारे यहाँ क्या हो सकता है, कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 2। यहाँ से ये निकला समांतर होने के बाद, और ये दोनों समांतर है, तो फिर हमारा इस रेखा को, इस दोनों समांतर रेखा को अगर आगे बढ़ाते हैं तो ये रेखा भी तो हमारा तिर्यक छेदी रेखा काट रहा है उसको, तो 3 और 4 भी होंगे आपस में बराबर। इस और क्या हो जाएगा हमारा कोण 3 बराबर कोण 4। तो देखिए इस दोनों त्रिभुज में आपको क्या है, यहाँ 2 तरह का त्रिभुज बन रहा है, एक डी एम एन बन रहा है और एक डी ई एफ बन रहा है। तो दोनों त्रिभुज में, इस दोनों त्रिभुज में हमारा क्या है, एक जो है 2 के बराबर है और 3 जो हमारा 4 के बराबर है। इस दोनों त्रिभुज में हमारा 2 एंगल मिल गया सेम सेम। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ए त्रिभुज की समरूपता से, ए त्रिभुज की समरूपता से क्या हो जाएगा, ये छोटा वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप हो जाएगा, ठीक है। 9th में आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा ए त्रिभुज की समरूपता। यदि 2 त्रिभुजों में उसके संगत 2 कोण जो होंगे आपस में बराबर होंगे तो वो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए त्रिभुज लिख सकते हैं हम यहाँ से क्या, डी एम एन समांतर हो जाएगा किसके, त्रिभुज डी ई एफ के।
तो ये हमारा निकल गया यहाँ से त्रिभुज DMN समरूप है त्रिभुज DEF के। तो दोस्तों फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद कुछ और इसका प्रोसेस है आगे देखेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं आगे के स्टेप पे। दोस्तों हमारा क्या आ गया था, ये DMN त्रिभुज जो है हमारा DEF त्रिभुज के समान मतलब समरूप है, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं इसका कुछ, जब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात समान होगा। क्या होगी, इनकी भुजाएं समानुपाती होगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं छोटे वाले त्रिभुज का एक भुजा लेते हैं, कौन सा, DM, और बड़े वाले त्रिभुज का क्या लेंगे, DE, ठीक है। DM बट्टा DE ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा, ये छोटा वाला त्रिभुज में नीचे का भुजा ले लीजिए MN और बट्टा नीचे में क्या ले लेंगे EF, ठीक है। लेकिन आप जो माने हुए थे, आपका जो गिवन में था और कुछ कंस्ट्रक्शन किए थे, उसके बाद आप क्या किए थे, ये DM जो था हमारा किसके, कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमारा ये DM जो है ये AB के बराबर हो गया था। तो आइए DM की जगह पे हम AB लिख सकते हैं ना, AB बट्टा DE बराबर MN बट्टा EF। एक आप तो ये मान लीजिए। लेकिन हमारा गिवन क्या था, लेकिन दिया हुआ है क्या कि AB और DE का अनुपात यहाँ तो हमारा MN बट्टा EF के बराबर आया, लेकिन हमारा गिवन में था कि AB बट्टा DE का अनुपात किसके बराबर होगा, AB बट्टा DE का अनुपात BC बट्टा EF के बराबर। तो लेकिन दिया हुआ था AB बट्टा DE, इसका जो रेशियो है हमारा BC बट्टा EF के बराबर था। तो इस दोनों कंक्लूजन से आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं, AB बट्टा DE, इसका भी LHS AB बट्टा DE, इसका भी LHS AB बट्टा DE। तो RHS क्या होंगे, दोनों सेम होंगे, इसीलिए क्या हो जाएगा, MN बट्टा EF बराबर क्या हो जाएगा, BC बट्टा EF। देखिए अब यहाँ जो है हमारा नीचे का दोनों सेम है बेस, तो इसको कर सकते हैं आपस में कैंसिल। नहीं कर सकते हैं तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, उसके बाद तो आप कर सकते हैं कैंसिल। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, MN और बराबर में आ गया क्या, BC। MN किसके बराबर है, BC के बराबर है। तो कंस्ट्रक्शन हमने कुछ किया था कि MN बिंदु इस प्रकार लिए हैं कि हमारा जो होगा DM भुजा AB के बराबर हो जाएगा और DN भुजा जो है ये AC के बराबर हो जाएगा, और यहाँ से हमारा क्या आ गया है, MN भुजा जो है ये BC के बराबर हो गया। तो देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज DMN में, इसमें तो सभी भुजाएं आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई, समानुपाती वाली कोई बात ही नहीं रही, ठीक है। तो यहाँ से जब तीनों भुजा आपस में बराबर है और उनके संगत कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। जब तीनों भुजाएं आपस में बराबर है और उनके संगत कोण बराबर है तो क्या होगा, त्रिभुज सर्वांग सम होगा। इसीलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे किसके, त्रिभुज DMN के, त्रिभुज DMN, ठीक है। ये क्या हो गया, सर्वांग सम। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। देखिए आपका फर्स्ट इक्वेशन में क्या आया था कि त्रिभुज DMN जो है समरूप है त्रिभुज DEF के, और ये इक्वेशन सेकंड में क्या आ गया, त्रिभुज ABC क्या है, सर्वांगसम है त्रिभुज DMN के। मतलब ये त्रिभुज तो इसके बराबर है छोटे वाले के, और ये त्रिभुज जो है इसके समरूप है। अगर ये त्रिभुज DMN इसके समरूप है तो ये त्रिभुज भी तो इसके बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 से आप क्या सोच सकते हैं कि जब ये दोनों आपस में समरूप है तो ये दोनों भी आपस में होंगे समरूप। तो इसीलिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड से। अगर देखिए एक बार और समझ लीजिए, ये छोटा वाला त्रिभुज जो है इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है, लेकिन ये छोटा वाला त्रिभुज जो है हमारा ये दोनों आपस में बराबर है, सर्वांग सम है। जब ये दोनों सर्वांग सम है तो या तो ये त्रिभुज रहे या तो ये त्रिभुज रहे, बात बराबर है, सब कुछ तो सेम है। जब ये त्रिभुज इसके समरूप है तो इसके भी समरूप होगा। तो इसीलिए हम लिख देते हैं त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज DEF के। तो शायद हमारा प्रूव करना यही था, तो इसके आगे में लिख लेते हैं हम क्या, प्रूव्ड। तो फ्रेंड्स आज वीडियो बनाते बनाते थोड़ा ज़्यादा थकावट, थोड़ी ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिए आप लोग। अगर इसको समझने में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा। दोस्तों आइए समझते हैं अपने थ्योरम को। इसके स्टेटमेंट में क्या कहता है, इसके स्टेटमेंट में कहता है कि यदि दो त्रिभुजों में एक कोण जो है दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर होगा तथा उस कोण को अंतरित करने वाली भुजाएं समानुपाती हो। उस कोण को अंतरित करने वाली भुजाएं, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज आपने ये लिया
और दूसरा त्रिभुज थोड़ा इससे बड़ा ले लिए, इसको मान लीजिए आप ABC और इसको कुछ भी आप मान लीजिए DEF, ठीक है। तो इसमें जो होगा हमारा जैसे ऊपर वाला कोण ही लेते हैं तो ये दोनों कोण जो है आपस में बराबर होगा, और ये कोण जो है हमारा किस दो भुजाओं से मिलकर बना हुआ, AB और AC, इसी दोनों भुजाओं से मिलकर बना हुआ है। इसी दोनों भुजाओं के बीच जो झुकाव है बस वही हुआ हमारा कोण। तो इस दोनों में एक कोण एंगल बराबर होगा और दोनों भुजाएं समानुपाती होगी उस कोण को अंतरित करने वाली, तो क्या होगा, त्रिभुज समरूप होगा। तो यही हमको प्रूव करना है। तो आइए इसका गिवन लिखते हैं। इसमें हमारा गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है कि ABC तथा DEF हमारा दो त्रिभुज है, ABC तथा DEF दो त्रिभुज हैं, जिसमें क्या है हमारा दो कोण बराबर, मतलब एक कोण बराबर है दोनों त्रिभुज का, मतलब कोण A बराबर क्या है, कोण D है। पहला तो हमारा ये कंडीशन हो गया, ये कोण A कोण D के बराबर है, और उस कोण को अंतरित करने वाली भुजाएं समानुपाती है। इस कोण को अंतरित करने वाली भुजाएं हैं AB, तो AB, और इस कोण को अंतरित करने वाली भुजा DE, ठीक है। AB बट्टा DE बराबर क्या है, AC बट्टा DF, AC बट्टा DF। तो दो चीज़ हमको गिवन में है, तो हमको प्रूव करना यही है कि बस ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ठीक है। तो हमको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है कि हमको त्रिभुज ABC दिया हुआ है और त्रिभुज DEF ये दोनों आपस में समरूप है। तो त्रिभुज ABC समरूप क्या है, त्रिभुज DEF, यही हमको प्रूव करना है। तीसरा टर्म आता है हमारा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब रचना, कुछ बनावट करते हैं। तो इतना से हमारा नहीं हो पाएगा प्रूव, तो बस बाकी थ्योरम की तरह ही हम इसमें भी कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ इस DE भुजा पर एक बिंदु लेंगे कोई भी, और DF भुजा पर एक बिंदु कोई ले लेते हैं, और इस तरह से लेते हैं कि हमारा जो ये बिंदु और ये बिंदु दोनों के बीच की दूरी होगी हमारी AB के बराबर होगी। इसको मान लीजिए आप P, इसको मान लीजिए Q, और फिर क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे काल्पनिक रेखा से, क्योंकि ये कल्पना किए हैं हम प्रूव करने के लिए। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या किए हैं, त्रिभुज DEF में भुजा किस किस पर, DE तथा DF पर बिंदु क्रमशः कौन कौन सा लिए हैं, P तथा Q लिए हैं, ठीक है। P तथा Q इस प्रकार लिया गया है, इस प्रकार लिया गया है कि हमारा जो ये DP होगा वो AB के बराबर होगा, ठीक है। तो AB जो होगा हमारा किसके बराबर हो जाएगा, DP के बराबर। ये हमारा DP है, तो एक ये यहाँ कंस्ट्रक्शन से ये कंडीशन आया मेरा, और एक ये DQ भुजा जो है ये AC के बराबर हो जाएगा। तो AC बराबर क्या हो जाएगा हमारा, DQ। और फिर उसके बाद क्या किए हैं, इस दोनों बिंदु को हम मिला दिए हैं आपस में, P को Q से मिला दिए हैं, P को Q से मिलाया गया, P को Q से मिलाया गया है। तो अगर इसमें थोड़ा लग रहा है आपको कि फास्ट बता रहे हैं, तो इसे पिछले वाले थ्योरम में जस्ट देख लीजिए, बस यही सब प्रोसेस उसमें भी हुआ है, बस कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा चेंजिंग रहता है। तो चलिए इसके बाद हमारा लास्ट टर्म क्या है, प्रूफ, सबूत देखेंगे, प्रमाण देखेंगे कि कैसे प्रूव करेंगे। तो चलिए, तो दोस्तों आइए अब देखते हैं अपना प्रूफ, ठीक है। अब इसके बाद इसका लास्ट टर्म बचा है प्रूफ, और इसको करके हम कर देंगे इसको साबित कि हाँ दोनों त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF क्या है, आपस में समरूप है। तो देखिए आइए यहाँ पहले चलते हैं हम इस छोटे वाले त्रिभुज में और इसके छोटे वाले त्रिभुज में, ठीक है। त्रिभुज ABC तथा DEF में, ठीक है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में हम क्या देख रहे हैं, हमारा गिवन से क्या था कि हमारा कोण A और कोण D क्या था, आपस में बराबर था, ठीक है। कोण A बराबर था किसके, कोण D के। और उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन किए थे, तो हम क्या किए थे, DE भुजा पर बिंदु P लिए थे और DF भुजा पर बिंदु Q लिए थे, और किस प्रकार लिए थे कि हमारा DP जो है ये AB के बराबर हो जाए और ये DQ जो है हमारा AC के बराबर हो जाए। तो वो दोनों इस त्रिभुज में हो सकता है। हमारा AB किसके बराबर होगा, AB किसके बराबर हो गया, DP के बराबर हो गया, और AC DQ के बराबर हो गया। तो याद कीजिए कक्षा 9 में, क्लास 9th में आपने पढ़ा है SAS त्रिभुज की सर्वांग क्षमता। यदि दो त्रिभुज में एक कोण बराबर हो और उसको अंतरित करने वाली दो भुजाएं आपस में बराबर हो,
तो क्या होगी, त्रिभुज, दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होती है। ठीक है, सर्वांगसम मतलब सभी अंग उसके होंगे बराबर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एस ए एस त्रिभुज की सर्वांग समता से, ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम, ऐसे इस त्रिभुज की सर्वांग समता से त्रिभुज ABC जो होगा त्रिभुज DPQ के सर्वांग सम होगा, इसीलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DPQ। ठीक है, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए आप यहाँ आप देख लीजिए कि इसको सर्वांगसम तो हो गया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। इसके बाद आपका गिवन में क्या दिया हुआ था, हमारा AB भुजा और यहाँ DE भुजा, इसका रेशियो, और इधर AC और DF इसका रेशियो आपस में बराबर था, दोनों समानुपाती था। लेकिन दिया हुआ है हमारा क्या, लेकिन दिया गया है, मतलब दिया हुआ है गिवन में हमारा क्या था, AB बट्टा DE बराबर AC बट्टा DF, AC बट्टा DF। ठीक है, तो देखिए आप कुछ कंस्ट्रक्शन किए थे, तो यहाँ जो है इसमें कंस्ट्रक्शन हम किए थे, तो ये बिंदु DE भुजा पर बिंदु P लिए थे और DF भुजा पर बिंदु Q लिए थे। किस प्रकार से लिए थे, तो हमारा AB जो है DP के बराबर था, तो यहाँ हम AB की जगह पे DP लिखे तो कोई दिक्कत, तो चलिए AB की जगह पे हम लिख देते हैं DP। ठीक है, और उसके बाद नीचे में जो था वो लिख दिया हमने। यहाँ AC है, AC भुजा जो हमारा इस DQ भुजा के बराबर था, तो AC की जगह पे हम DQ लिख देते हैं, DQ बट्टा DF। तो दोस्तों देखिए यहाँ हमारा क्या आ गया, DP बट्टा DE बराबर DQ बट्टा DF। तो इस बड़े वाले त्रिभुज में आप गौर कीजिए, DP मतलब ये भुजा और DE मतलब इसकी बड़ी भुजा। ठीक है, DQ मतलब इस छोटे त्रिभुज की एक भुजा और DF बड़े त्रिभुज की एक भुजा। इस कि दो भुजाओं का रेशियो क्या है, आपस में समान है। तो इस दोनों भुजाओं को जिस बिंदु पर से काटा जाएगा तो वो क्या करेगी, उस दोनों भुजाओं को समान अनुपात में काटती है, तो वो रेखा त्रिभुज के, बड़े त्रिभुज की एक रेखा की क्या होगी, समांतर होगी। थेल्स प्रमेय के विलोम में आपने पढ़ा था बहुत ही अच्छे तरीके से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा PQ समांतर हो जाएगा EF, इसीलिए PQ समांतर क्या हो जाएगा, EF के। किस चीज़ से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। ठीक है, थेल्स प्रमेय के विलोम से ये हो गया हमारा क्या, PQ समरूप मतलब समांतर हो गया EF के, PQ समांतर हो गया EF के। तो यहाँ आप गौर कीजिए, इस कोण को मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2 और इसको मान लिया हमने 3 और इसको मान लिया 4। तो यहाँ गौर कीजिए कि हमारा ये PQ जो है समांतर है EF के। तो जब दो समांतर रेखाओं को कोई रेखा काटती है तो क्या होते हैं, संगत कोण आपस में बराबर। तो इस दो समांतर रेखा को ये रेखा काटी तो संगत कोण कौन कौन से हमारे, ये कोण 1 संगत हुआ किसके, कोण 2 के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2। ठीक है, कहाँ से आया ये, चूंकि हमारा PQ समांतर है EF के, और कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 4, कोण 3 बराबर कोण 4। तो इस दोनों त्रिभुज में हमारा क्या हो गया, दो कोण आपस में हो गए बराबर। छोटा वाला त्रिभुज त्रिभुज DPQ में हमारा कोण 1 जो है बड़ा वाला त्रिभुज के कोण 2 के बराबर है, और छोटे त्रिभुज का कोण 3 जो है वो बड़े त्रिभुज के कोण 4 के बराबर है। तो जब दो त्रिभुज में हमारा दो कोण आपस में बराबर हो गया तो AA त्रिभुज की समरूपता से हमारा वो समरूप हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज DPQ जो है हमारा समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज DEF के। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट रहा आपका ये कि त्रिभुज ABC जो है हमारा वो त्रिभुज DPQ के क्या है, सर्वांग सम है, मतलब बराबर है। त्रिभुज ABC की जगह पे आप DPQ भी दे दीजिए तो सेम होगा, एकदम सब कुछ बराबर होंगे, और DPQ की जगह पे आप ABC को रख दीजिए वो भी आपस में बराबर होंगे। लेकिन यहाँ क्या है, समरूप है। त्रिभुज DPQ जो है हमारा बड़ा त्रिभुज DEF के समरूप है, मतलब सिर्फ देखने में समान है, उसका एंगल सभी बराबर है आपस में, और भुजाएं क्या है, समानुपाती है। तो यहाँ से आप सोचिए कि अगर ये त्रिभुज इसके बराबर है, ठीक है, और ये त्रिभुज इसके समरूप है, तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC, अगर यहाँ से आप देख लीजिए त्रिभुज DPQ अगर बड़ा वाला त्रिभुज के समरूप है तो इस त्रिभुज के भी समरूप होगा। तो यहाँ से हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमारा त्रिभुज ABC समरूप होगा किसके, त्रिभुज DEF के। तो त्रिभुज ABC क्या होगा, समरूप त्रिभुज DEF के। तो यही था हमको प्रूव करना।
तो लगभग ये तो हमारा 6.4 थ्योरम जो था एस 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 त्रिभुज की समरूपता उसके लगभग सिमिलर है, उसके लगभग में बराबर है। जैसा जैसा उसमें कंस्ट्रक्शन किए, जैसा जैसा उसमें प्रोसेस किए थे, बस वही प्रोसेस है। तो दोस्तों आज दोस्तों आइए इस थ्योरम को करेंगे प्रूव बहुत ही इजी तरीके से। दोस्तों देखेंगे इसमें हम किस के 5 चरणों में प्रूव करते थे। पहला गिवन, दूसरा टू प्रूव दैट, तीसरा कंस्ट्रक्शन, चौथा प्रूफ, 5 नंबर में क्या हो जाता था, प्रूव हो जाता था, सत्यापित हो जाता था। तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमारा गिवन क्या है। गिवन दिया हुआ है शुरू में ही कि दो समरूप त्रिभुज है, वो दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप है। तो त्रिभुज आपस में समरूप कब होते हैं, जब उनके संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। तो आइए, चूंकि त्रिभुज क्या है, ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि कोण A संगत कोण बराबर होंगे, मतलब कोण A बराबर कोण D होगा, और कोण B बराबर क्या हो जाएगा, कोण E होगा, और क्या हो जाएगा, कोण C बराबर कोण F होगा, ठीक है। संगत कोण को तो हम बराबर कर दिया, अब संगत भुजाओं को समानुपाती करेंगे, तथा क्या हो जाएगा, AB बट्टा DE, संगत भुजा यही हुआ, बराबर क्या हो जाएगा, AC बट्टा DF, बराबर क्या होगा, BC बट्टा EF, ठीक है। ये है गिवन में। हमको प्रूव क्या करना है, तो लिख लेंगे टू प्रूव दैट। टू प्रूव दैट क्या प्रूव करना है हमको, कि उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है संगत भुजाओं के स्क्वायर के समानुपाती होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, DEF, ये हो गया दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। ये किसके बराबर होता है, संगत भुजाओं के अनुपात, मतलब उसका स्क्वायर होगा उसका अनुपात के बराबर होगा, समानुपाती हो जाएगा। AB बट्टा DE के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। AC बट्टा DF, AC बट्टा DF के स्क्वायर के बराबर है इसका क्षेत्रफल, मतलब समानुपाती है, बराबर नहीं है। BC बट्टा EF का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या करना है, प्रूव करना है कि ये मतलब दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो है उनके संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होता है। तो इसके बाद क्या करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शंस करेंगे। क्योंकि इतना से हम इसको प्रूव नहीं कर सकते हैं, तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें हम जो है ना BC भुजा पर A शीर्ष से हम लंब लेंगे, ठीक है। क्या होगा, AL लंब हो जाएगा BC, ठीक है। और तथा क्या हो जाएगा, उस पर ले लेते हैं DM लंब, ले लेते हैं DM लंब क्या लेंगे, EF पर, DM लंब EF होगा, DM लंब EF खींचा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन की है, तो आइए इसको कंस्ट्रक्शन कर भी देते हैं। तो दोस्तों कर दिया है हमने कंस्ट्रक्शन, जैसा कि हमने इस रचना में लिखा था कि AL लंब क्या लिए हैं, BC भुजा पर, DM लंब क्या लिए हैं, EF भुजा पर, DM लंब क्या है, EF भुजा पर लिए हैं DM लंब। तो दोस्तों आइए देखते हैं अब इसके बाद इसका प्रूफ, क्योंकि इतने में नहीं हो सकेगा तो इसके आगे इसको क्लीन करते हैं, इसके बाद देखते हैं इसका प्रूफ। तो दोस्तों आइए देखते हैं प्रूफ इसका, ठीक है। प्रूफ में क्या करना है, चूंकि हमको क्या दिया हुआ है, समरूप त्रिभुज और इसके क्या है, क्षेत्रफल का अनुपात है। तो दोस्तों आइए देखते हैं प्रूफ में हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या ले लेंगे, DEF, दोनों का निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुने आधार, आधार हो जाएगा अपना BC, ठीक है। और आधार गुने शीर्षलंब, शीर्षलंब अपना कौन है, AL है, ठीक है, बट्टा। अब DEF का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2, और आधार क्या है उसमें EF है, और शीर्षलंब क्या हो गया अपना DM। देखिए दोस्तों यहाँ से 1/2 कट रहा है, ये अपना किस चीज़ के बराबर हो गया, BC गुने AL बट्टा EF गुने DM के बराबर हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से देखते हैं, अब इसके आगे चलेंगे। तो अब चलेंगे, अब छोटा वाला त्रिभुज में चलते हैं। अब त्रिभुज चलेंगे किसमें, ABL में। अब त्रिभुज ABL तथा त्रिभुज DEM में अब क्यों चलेंगे, सो आप खुद ही देख लीजिए। दोस्तों देखिए इस वाले कोण को आप कोण 1 मान लीजिए, इस वाले कोण को आप कोण 2 मान लीजिए। तो देखिए इस छोटे वाले त्रिभुज में आप क्या देख रहे हैं, गिवन में आपने देखा था कि ये कोण भी संगत कोण आपस में बराबर था, ये कोण B और ये कोण E बराबर था आपस में। तो इसमें क्या था, हमारा कोण B बराबर क्या था, कोण A दिया हुआ था, और यहाँ से क्या है, दोनों समकोण ही है, 90 डिग्री का है। तो यहाँ से कोण 1 बराबर कोण 2 हो रहा है। जब किसी त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर होते हैं, दो संगत कोण बराबर होते हैं, तो त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। इसीलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABL
क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज DEM। जब त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी। मतलब AB बट्टा DE बराबर क्या हो जाएगा, AL बट्टा DM, AL बट्टा DM। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए, लेकिन गिवन में आपने क्या देखा था कि AB बट्टा DE क्या था, सभी संगत भुजाएं आपस में क्या थी, समानुपाती थी। AB बट्टा DE का रेशियो, BC EF का रेशियो और AC DF का रेशियो आपस में बराबर था। तो AB बट्टा DE का रेशियो हमारा किसके बराबर है, BC बट्टा EF के बराबर है। गिवन में आप पीछे जाके देख लीजिए। तो BC बट्टा EF के बराबर है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं AL बट्टा DM। ठीक है, तो इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ क्या था हमारा, ये क्या आया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब चलेंगे, सॉरी इसको आप मान लीजिए 2, इसको मान लीजिए फर्स्ट। ठीक है, अब 1 से चलेंगे। क्या दिया हुआ है हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, DEF। क्या दिया हुआ था हमारा, BC बट्टा EF गुने AL बट्टा DM। लेकिन यहाँ 2 से हमारा क्या है, AL बट्टा DM किसके बराबर है, BC बट्टा EF के बराबर। तो AL बट्टा DM की जगह पे हम लिख सकते हैं ना BC बट्टा EF। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, BC बट्टा EF गुने BC बट्टा EF। ये हमारा BC बट्टा EF के बराबर है, यहाँ 2 से देख लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, BC बट्टा EF का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या निकला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल इस भुजा के मतलब इस BC और EF जो ये संगत भुजा है इसके स्क्वायर के समानुपाती है, तो इसी तरह से ये सभी भुजाओं के स्क्वायर के समानुपाती हो जाएगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF सभी के बराबर हो जाएगा। मतलब AB बट्टा DE के स्क्वायर के बराबर होगा, समानुपाती हो जाएगा। और AB बट्टा DE, ठीक है, और BC बट्टा EF इसका स्क्वायर के बराबर होगा। और AC बट्टा DF, AC बट्टा DF इसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो हो गया दोस्तों प्रूव। तो आइए देखते हैं थ्योरम का स्टार्ट कैसे करें। दोस्तों देखिए, इसमें हमारा इसमें दिया हुआ स्टेटमेंट में यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होगा। ये दोनों त्रिभुज होगा, ये पूरे बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा और दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में भी समरूप होंगे। तो दोस्तों हमारा गिवन क्या दिया हुआ, गिवन क्या दिया हुआ है कि ABC क्या है, दिया हुआ है कि ABC एक हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। ABC समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ABC समकोण त्रिभुज है जिसमें हमारा 90 डिग्री कौन सा कोण है, जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री है। और देखिए दोस्तों, इसमें हम एक और काम किए हैं कि एक लंब लिए हैं B बिंदु से, B शीर्ष से हम क्या लिए हैं, AC भुजा पर लंब लिए हैं। तो कौन सा लंब लिए हैं, तथा लिख लीजिए, तथा BD लंब लिए हैं किस पर, AC पर। BD लंब AC है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, इसके बाद गिवन के बाद हम क्या करते हैं, टू प्रूव दैट। हमको क्या प्रूव करना है सो लिख लेते हैं, क्या साबित करना है आखिर वो हमको मालूम रहना चाहिए कि हमको काम क्या करना है, तभी तो हम कुछ करेंगे ना। तो देखिए इसमें क्या करना है प्रूव हमको कि ये दोनों त्रिभुज आपस में होंगे समरूप। तो त्रिभुज ABD जो है क्या होगा, समरूप होगा त्रिभुज किसके, BDC के। ठीक है, त्रिभुज BDC के। और दूसरा कंडीशन हमको क्या प्रूव करना है कि ये ऊपर वाला त्रिभुज है, ये बड़ा वाला के समरूप होगा। त्रिभुज ABD किसके समरूप होगा, त्रिभुज ABC के होगा। और तीसरा कंडीशन क्या है कि त्रिभुज नीचे वाला भी हमारा क्या होगा, पूरा त्रिभुज के समरूप होगा। त्रिभुज BDC जो है वो समरूप होगा त्रिभुज किसके, ABC के। ठीक है, तो ये तीनों चीज हमको प्रूव करना है। इस फिगर में, इस थ्योरम में देखिए हमको कंस्ट्रक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों, बस यही गिवन और टू प्रूव दैट क्या साबित करना है ये लिख लिए। इसके बाद आप सीधे देखेंगे प्रूव और तीनों कंडीशन को करेंगे प्रूव। तो चलिए दोस्तों, तो दोस्तों आइए देखते हैं अब इसका प्रूफ। प्रूफ देखने के लिए हमने क्या किया है, इसमें सब एंगल को मान लिए हैं। दोस्तों देखिए, ये छोटा वाला इस बड़े वाले त्रिभुज के समकोण से जो हम लंब लिए थे उसके दोनों साइड जो कोण बनेगा उसको 1 और 2 मान लिए, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं प्रूफ। बहुत ही ईजी तरीके से देखेंगे दोस्तों, बहुत ही प्यारे तरीके से देखेंगे। तो प्रूफ में दोस्तों देखिए, ये कोण हमारा क्या है, समकोण है।
ये क्या है, समकोण है। इस दोनों एंगल को जोड़ेंगे 1 और 2 को, तो हमारा कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो कोण 1 प्लस कोण 2 कितना हो रहा है हमारा 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इस छोटे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज BDC में कोण 5 हमारा क्या है, समकोण है, 90 डिग्री का है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल अगर 180 डिग्री है और एक एंगल हमारा 90 डिग्री का हो गया है, तो इस दोनों को क्या होगा, दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आएगा। इस दोनों एंगल का योगफल हमारा 90 डिग्री होगा। समझ में आया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब ये दोनों हमारे 90 डिग्री है तो इस दोनों के बराबर कर सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 कर सकते हैं इस तरह से। तो एंगल 2 और एंगल 2 कैंसिल हो रहा है, तो एंगल 1 बराबर किसके हो गया, एंगल 3 के। ये हमारा आ गया है यहाँ से कुछ दिमाग लगा के, कुछ समझ के, ठीक है। तो आइए अब यहाँ से चलेंगे किसमें, समकोण त्रिभुज। वो जो हमको प्रूव करना था, उस जो कंडीशन, 3 कंडीशंस प्रूव करने थे। क्या प्रूव करना था कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, ये छोटा वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है और ये छोटा वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है। तो पहले चलते हैं इस दोनों त्रिभुज को आपस में समरूप करते हैं। तो किसमें चलेंगे, त्रिभुज ABD में, ABD तथा त्रिभुज किसमें, BDC में, त्रिभुज BDC में, ठीक है। इसमें आपको देखिए कौन कौन से एंगल बराबर हैं, ठीक है। तो ये त्रिभुज ABD में हमारा कोण 4 क्या है, समकोण है, और त्रिभुज BDC में हमारा कोण 5 समकोण है, ठीक है। तो कोण 4 और कोण 5 क्या है, आपस में बराबर है। कोण 4 कोण 5 समकोण है तो आपस में बराबर है, ठीक है। और यहाँ से हमारा क्या आया था, कोण 1 बराबर कोण 3 आया था, ठीक है। यहाँ से आ गया था। तो देखिए ये कोण 1 किस में अवेलेबल है, त्रिभुज ABD में है, ठीक है। और त्रिभुज BDC में कोण 3 है। तो इस दोनों त्रिभुज में हमारा क्या हो गया, 2 एंगल बराबर हो गए हैं। तो AA त्रिभुज की समरूपता से, AA त्रिभुज हिंदी में लिख लेते हैं, AA त्रिभुज की समरूपता से क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से त्रिभुज समरूप होंगे, यही दोनों त्रिभुज ना। त्रिभुज ABD क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा त्रिभुज BDC के, ठीक है। तो चलिए एक कंडीशन तो अपना हुआ प्रूफ। अब देखेंगे सेकेंड कंडीशन को, कौन सा देखना है, इस छोटे वाले त्रिभुज को इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप करना होगा। तो चलेंगे अब किसमें, समकोण त्रिभुज ABD तथा ABC में, ठीक है। बड़ा वाला त्रिभुज क्या है अपना, ABC है। तो इस छोटे वाले त्रिभुज और इस बड़े वाले त्रिभुज में चला था। अब इसमें देखिए कि कौन कौन सा एंगल बराबर है। तो इस छोटा वाला त्रिभुज में हमारा कोण 4 है समकोण, और इस बड़ा वाला त्रिभुज में कोण B है समकोण। 90 डिग्री का दोनों है, तो कोण 4 बराबर क्या हो जाएगा, कोण B होगा। एक समकोण तो आपस में बराबर हो ही गया। और दूसरा एंगल देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा कोण 6 है, इस छोटे वाले त्रिभुज में त्रिभुज ABD में हमारा कोण 6 है, और बड़े वाले त्रिभुज में भी कोण 6 है। दोनों त्रिभुज में हमारा कोण 6 जो है, एंगल 6 है। सो दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है, तो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो क्या हो जाएगा, कोण 6 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 6, ठीक है। तो इसमें भी हमारा क्या हो गया, 2 एंगल बराबर हो गया। तो क्या लिखेंगे, AA त्रिभुज की समरूपता से, ये भी हो जाएंगे समरूप। AA त्रिभुज की समरूपता से क्या होंगे, आपस में समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के, ठीक है। ये भी हो गया अपना प्रूफ, सेकेंड कंडीशन। तो आइए अब देखेंगे यहाँ से थर्ड कंडीशन क्या था अपना प्रूव करना, वो भी देख लेते हैं। तो अब चलेंगे किसमें, समकोण त्रिभुज किसमें, BDC में, समकोण त्रिभुज BDC तथा त्रिभुज ABC में, ठीक है। अब उसका भी समरूपता देख लेते हैं। छोटा वाला त्रिभुज ये नीचे वाला और ये बड़ा वाला त्रिभुज, इसमें हमारा कौन कौन सा एंगल बराबर है। तो इस छोटे वाले त्रिभुज में हमारा कोण 5 समकोण है, और इस बड़े वाले त्रिभुज में कोण B पूरा समकोण है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कोण 5 बराबर कोण B होगा, ठीक है। और दूसरा एंगल कौन कौन सा बराबर है, आप देखिए इसमें कोण 3 है, छोटे वाले त्रिभुज में भी और बड़े वाले त्रिभुज में, दोनों में उभयनिष्ठ है। क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। कोण 3 बराबर कोण 3, इसमें भी दो त्रिभुज, दो कोण बराबर हो गए। तो क्या हो जाएगा, AA त्रिभुज की समरूपता से, AA त्रिभुज की समरूपता से क्या होंगे, आपस में बराबर समरूप हो जाएंगे। AA त्रिभुज की समरूपता से त्रिभुज BDC समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के। तो दोस्तों देखा कितने ही प्यारे तरीके से इस थ्योरम को समझे हैं। तो दोस्तों इस थ्योरम को समझने में अगर किसी भी तरह का कोई कठिनाई, कोई तरह का परेशानी है तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। दोस्तों चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को रेड वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बटन दबा के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे सारे वीडियोज़ के अपडेट्स आपको। दोस्तों आपको पता है कि किसी भी थ्योरम को सिद्ध करने के लिए हम किस किस स्टेप पे जाते हैं। पहले तो हम अपना गिवन देखते हैं कि इस थ्योरम में हमारा दिया
हुआ क्या क्या चीज़ है। उसके बाद क्या करते हैं, जो प्रूव करना रहता है, जो साबित करना रहता है वो लिखते हैं। उसके बाद कुछ कंस्ट्रक्शंस करते हैं और फिर प्यारे तरीके से उसको प्रूव कर देते हैं। लास्ट में क्या हो जाता है, साबित हो जाता है। ठीक है, तो पहला स्टेप हम देखेंगे क्या गिवन, कि हमारे इस थ्योरम में दिया हुआ क्या क्या चीज़ है। दिया हुआ है कि हमारा इसको आप नाम रख लीजिए, ये त्रिभुज क्या है हमारा, ए बी सी है। ठीक है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। दिया हुआ है क्या कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें क्या है, समकोण कौन सा है इसमें बताइए आप लोग। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी है हमारा समकोण। ठीक है, कोण बी बराबर क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसके बाद अब क्या करेंगे, इसके बाद टू प्रूव दैट देखेंगे कि हमको साबित क्या करना है। तो इसमें थ्योरम में क्या कह रहा है, इसके स्टेटमेंट में कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण जो है, यही ना समकोण के जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण, इसका स्क्वायर जो होगा इस दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। इसका मतलब समझिए, आपकी AC का स्क्वायर करेंगे वो जो है हमारा AB के स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, इस दोनों शेष भुजाओं का स्क्वायर करके दोनों को आपस में जोड़ दिए, यही था हमको प्रूव करना। तो इसके बाद देखिए दोस्तों, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, नहीं किया हुआ है कंस्ट्रक्शन, हम पहले ही कर चुके हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन किए हैं कि B से लंब लिए हैं किस पर, AC पर, तो यहाँ D मान लीजिए इसको, तो BD लंब लिए हैं हम AC पर, तो क्या किए हैं, BD लंब लिया है AC पर, BD लंब AC खींचे हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ आपको एंगल मानने में किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हम इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो अब आइए इसके बाद चलेंगे अपना देखेंगे प्रूफ, बहुत ईजी तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से। तो दोस्तों आइए देखेंगे अब इसका प्रूफ, देखेंगे बहुत ईजी तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से इसको समझेंगे। पहले चलते हैं हम किस में, इस छोटे वाले त्रिभुज ABD में और त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो किस में चलेंगे, त्रिभुज ABD में तथा त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABC में। इसमें क्या है, देखिए त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC में हमारा एंगल 1 क्या है, त्रिभुज ABD छोटा वाला में इसमें हमारा एंगल 1 क्या है, समकोण है, और इस बड़ा वाला त्रिभुज में एंगल B समकोण है, मतलब एंगल 1 बराबर क्या है, एंगल B है। ठीक है, और क्या है, इसमें छोटा वाला त्रिभुज और इस बड़ा वाला त्रिभुज में एंगल A हमारा क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है, तो दोनों में बराबर होंगे, एंगल A बराबर एंगल A, तो इसीलिए AA त्रिभुज की समरूपता से, ठीक है, AA त्रिभुज की समरूपता से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज आपस में हो जाएगा समरूप, समरूपता से क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ABC हो जाएगा। यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए अब जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो उनके संगत भुजाओं का क्या होगा, अनुपात समान होगा। संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा तो देखिए छोटा वाला त्रिभुज का कर्ण कौन सा है, AB है कर्ण, तो AB बट्टा, और बड़ा वाला त्रिभुज का कर्ण क्या है, AC है, तो AC, इस तरह से इसका अनुपात को समान कर दिए। तो आइए अब इसके बाद उसका जो है AD भुजा जो है इसकी बड़ा वाला भुजा के किसके अनुपात के समान होगा, AD बट्टा क्या होगा, AB होगा। ठीक है, तो इस तरह से कर दिए। अब यहाँ से देखिए संगत भुजाओं का अनुपात समान किए हैं, अब इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर AC गुने AD, इस तरह से हो सकता है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। दोस्तों ये सब जो है हम एक पिछला पढ़े थे जिसमें पिछला थ्योरम नंबर 6.7, तो दोस्तों उसका लिंक हमने आई बटन पे दे दिया, उस पर जाके देख सकते हैं डिटेल्स में कि किस तरह से होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, नीचे वाला त्रिभुज भी बड़े वाले त्रिभुज के समरूप हो जाएगा। इसी प्रकार त्रिभुज BDC भी क्या होगा, त्रिभुज ABC के समरूप होगा, त्रिभुज BDC समरूप होगा त्रिभुज ABC के। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। तो छोटे वाले त्रिभुज का कर्ण क्या है, BC है, और बड़े वाले त्रिभुज का AC है। ठीक है, BC बट्टा AC बराबर क्या हो जाएगा, CD बट्टा क्या हो जाएगा, BC। ठीक है, अनुपात समान हो गया। अब यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर बराबर AC गुने CD, इस तरह से हो सकता है। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, समीकरण 1 + 2 से क्या हो जाएगा, दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो LHS को एक साइड में जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और RHS को क्या करेंगे, एक साइड जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, AC गुने AD और प्लस क्या हो जाएगा, AC गुने CD, AC गुने CD, इस तरह से हो सकता है। तो देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है तो रहने दीजिए, इस दोनों में से ये टर्म अलग है और ये टर्म अलग है, प्लस के साथ जुड़ा हुआ है, दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं किसको, AC को, तो बचेगा क्या, इसमें AD बच जाएगा प्लस CD बच जाएगा। ठीक है, तो अब फिगर में आप ऊपर ध्यान दीजिए क्या है,
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी, और ए डी और सी डी दोनों को जोड़ेंगे तो ये ए डी है और ये सी डी है, इस दोनों को जोड़ने पर हमारा कौन सा भुजा प्राप्त हो रहा है, ए सी। तो हम इसको ए सी इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए क्या हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ए सी स्क्वायर। हो गया ना प्रूफ, यही ना हमको प्रूफ करना था। आप इसको इस साइड लिख लीजिए, ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। थ्योरम हो गया दोस्तों प्रूफ, बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही प्यारे टर्म्स में हम इसको प्रूव करेंगे दोस्तों। तो पहले तो हम अपना गिवन लेते हैं। तो गिवन में अपना क्या दिया हुआ, गिवन में है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, समकोण तो हमको सिद्ध करना है ना। तो लिख देंगे क्या, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें क्या है, जिसमें दिया हुआ है ना कि पहली भुजा का वर्ग जो है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो बड़ी भुजा का वर्ग लेंगे, पहली भुजा हम किसी बड़ी भुजा को मान लेते हैं, इसका वर्ग क्या होगा, शेष जो छोटी भुजा बनती है उसके स्क्वायर का योग के बराबर होता है। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये अपना है गिवन। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या था, यही चीज़ हमको सिद्ध करना था, लेकिन इसमें क्या है, गिवन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये गिवन रहा। उसके बाद टू प्रूव दैट, हमको साबित क्या करना है, टू प्रूव दैट, साबित करना है कि इसमें हमारा क्या है, एक कोण समकोण होगा, पहली भुजा के समकोण, मतलब ये सामने वाला कोण ये समकोण होगा, ये हमको साबित करना है। तो क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर 90 डिग्री, यही चीज हमको है प्रूव करना। इसके बाद हमको करना पड़ेगा कुछ कंस्ट्रक्शंस। तो कंस्ट्रक्शन आइए चुपचाप से कर लेते हैं, फिर देखते हैं। तो दोस्तों हमने किया है कुछ कंस्ट्रक्शंस। देखिए कंस्ट्रक्शन से क्या किए हैं, एक फिगर और बनाया है। ये फिगर हम किस तरह से बनाए हैं, तो त्रिभुज डी ई एफ हम इस प्रकार से लिए हैं कि हमारा ये डी ई भुजा जो है ए बी बराबर के, मतलब ए बी भुजा के बराबर है। ये ई एफ भुजा जो है नीचे वाला वो हमारा बी सी भुजा के बराबर है, और इसमें हमारा कोण भी समकोण नहीं था, इसमें हम कोण भी समकोण ले लिए, मतलब एक समकोण त्रिभुज की रचना की है जिसमें हमारा डी ई जो है ए बी के बराबर है और ई एफ जो है बी सी के बराबर है, ठीक है दोस्तों। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज डी ई एफ इस प्रकार लिए हैं, इस प्रकार लिया गया है कि क्या है, इसमें ए बी जो है किसके बराबर होगा, डी ई के बराबर होगा। ए बी जो है डी ई के बराबर होगा, इसको घेर लीजिए, हाईलाइटेड कर लीजिए ताकि फिर बाद में देखने में सहूलियत हो। और ई एफ जो है अपना किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। तो क्या लिख लेंगे, बी सी बराबर ई एफ, ठीक है, इस तरह से इसको लिख लिए। और दूसरे त्रिभुज डी ई एफ में हम क्या मान लिए हैं, कोण ई बराबर 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज मान लिए हैं। तो कोण ई बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये तीन कंडीशंस हमने क्या किया है, रचना किया है। किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम रचना करते हैं, तो बस वही रचना किए हैं, कंस्ट्रक्शन किए हैं। तो इसके बाद आइए देखेंगे प्रूव। तो इतने जगह में नहीं हो पाएगा, तो बस इसको करते हैं क्लीन और एक लाइन से देख लेंगे इसका प्रूव, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेंगे दोस्तों, बहुत ही प्यारे तरीके से। तो दोस्तों आइए देखेंगे अब इस थ्योरम का प्रूफ, इस थ्योरम का देखेंगे प्रमाण। दोस्तों अभी देखिए इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो प्रूफ कुछ देखना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया था, त्रिभुज डी ई एफ की रचना किए थे, ठीक है। तो चलते हैं त्रिभुज डी ई एफ में, उसमें क्या है, एक कोण समकोण है। तो समकोण है, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का वर्ग जो होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, डी एफ का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, डी ई के स्क्वायर प्लस ई एफ के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन अपना जो है इसमें क्या दिया हुआ था, गिवन मतलब कंस्ट्रक्शन जो किए थे उसमें हम ये डी ई भुजा जो है किसके बराबर लिए थे, ए बी के बराबर लिए थे, और ये ई एफ भुजा बी सी के बराबर लिए थे ना। तो ये क्या कर सकते हैं, हम इस डी ई के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो डी एफ का स्क्वायर क्या हो जाएगा अपना, डी ई के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी, ठीक है। तो ये हो गया ए बी स्क्वायर प्लस ई एफ के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये बी सी, चूँकि दोनों को बराबर माने थे तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट नहीं, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मानिएगा गिवन वाले को, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड में चलेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड से चलेंगे तो क्या होगा दोस्तों, देखिए इसमें भी हमारा आर एच एस क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और इसमें भी आर एच एस में है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। जब आर एच एस आपस में बराबर है तो क्या होगा, एल एच एस भी आपस में बराबर होगा। तो एल एच एस में क्या हो गया, ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, डी एफ स्क्वायर की, ठीक है। जब दो भुजाओं का वर्गों का योग बराबर है तो दोनों तरफ से स्क्वायर हटाने के बाद इसका भुजा भी आपस में बराबर हो जाएगा ना, ए सी बराबर हो जाएगा डी एफ, ठीक है। तो ये कंक्लूजन पे पहुंचे हैं
हम लोग, जो क्या हुआ ये AC भुजा जो है इस DF भुजा के बराबर है। तो दोस्तों हमने कंस्ट्रक्शन किस हिसाब से किया था कि ये DE जो है हमारा AB के बराबर हो जाए, BC हमारा EF के बराबर हो जाए, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में ये चीज़ हुआ था और प्रूफ देखे हैं उसमें क्या हो गया, हमारा AC जो है DF के बराबर हो गया, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, तो दोस्तों अब करेंगे इसमें कि चलेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में। तो चलते हैं ना त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में जिस जिस कैलकुलेशन पे पहुंचे थे उस सभी को इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो इसमें क्या हो गया था, इसमें AB जो था हमारा DE के बराबर था, कहाँ से था, DE के बराबर कंस्ट्रक्शन से था, ठीक है। AB बराबर DE था और ये BC हमारा EF के बराबर था, तो BC बराबर क्या था, EF था, ठीक है। उसके बाद क्या था, AC बराबर DF हमारा क्या आया था, इस प्रूफ से आया था AC बराबर DF। तो इसको आप लिख लीजिए AC बराबर DF। तो यहाँ से देखने में क्या लग रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में तीनों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है। तो दोस्तों क्लास 9th में आपने एक पढ़ा होगा SSH त्रिभुज की सर्वांग समता। जब दो त्रिभुज में क्या होता है, दोनों त्रिभुज की दोनों मतलब संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है तो क्या होते हैं, वे त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम लिख सकते हैं इसमें कि त्रिभुज ABC समरूप नहीं, सर्वांगसम होगा त्रिभुज DEF के। त्रिभुज ABC क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे त्रिभुज DEF के। सर्वांगसम और समरूपता में अंतर अगर आपको नहीं पता है तो दोस्तों आई बटन पे हमने लिंक दे दिया उस वीडियो का, उस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से। तो दोस्तों देखिए यहाँ अपना ABC और DEF दोनों क्या हो गए आपस में सर्वांगसम। सर्वांगसम मतलब उसकी सभी भुजाएं भी आपस में बराबर होंगे, सभी कोण भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगे, सभी कोण भी आपस में बराबर, लेकिन हमको प्रूव क्या करना था कि ये कोण भी 90 डिग्री है। तो दोस्तों जब कोण DE संगत कोण क्या हो जाएगा, कोण A और कोण D, ठीक है, ये दोनों तो आपस में बराबर ही होंगे। कोण C और कोण F भी आपस में बराबर होंगे, तो इसका मतलब है कि कोण B और कोण E भी बराबर होंगे आपस में। इसीलिए कोण B बराबर क्या हो जाएगा, कोण E। लेकिन अपना कोण E कितना है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के बराबर होगा। मतलब ये दोनों कोण अपना 90 डिग्री के बराबर है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, कोण B बराबर भी 90 डिग्री ही होगा। तो दोस्तों ये हो चुका है प्रूफ पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, पाइथागोरस मतलब उसका इनवर्स, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया। अगर कहीं किसी भी तरह का डाउट हो इस थ्योरम में तो दोस्तों इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा जरूर। वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। दोस्तों चैनल पे नए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में हम कभी वीडियो अपलोड करें तो उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, समझेंगे अगले एक्सरसाइज का सोल्यूशन। दोस्तों थैंक यू।